जय हिंद एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में मैकियावेली के बारे में थोड़ा पढ़ा था। वी कवर्ड हिज स्पेस, हिज टाइम। नाउ यू नो मैकियावेली वॉज फ्रॉम इटली। नाउ यू नो कि वो किस टाइम के थिंकर हैं। बहुत एकदम ट्रांजिशन पे वो खड़े हैं। मेडिवल एजेस खत्म हो रही हैं और अर्ली मॉडर्न एज स्टार्ट हो रही है, समवेयर अराउंड ईयर 1500, 1469 टू 15 समथिंग। पॉइंट ये है कि अब आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया लग गया है कि उनके आइडियाज़ कैसे थे। हम उनको बोलते हैं फादर ऑफ रियलिज्म। वाई डू वी जक्सटपोज हिज आइडिया विद चाणक्याज आइडियाज़। चाणक्य ने भी वैसी ही बातें की थी जैसी मैकियावेली ने की थी। सो मच सो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने चाणक्य के बारे में क्या बोला था कि चाणक्य इज मैकियावेली ऑफ ईस्ट। वैसे अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो आइडली ऐसा होना चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए कि मैकियावेली इज चाणक्य ऑफ द वेस्ट। एनीवेज, तो इस तरह की बातें थी। फिर हम उनके आइडियाज़ को गांधी जी के आइडिया से जक्सटापोज करके देखते हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट प्योरिटी ऑफ मीन्स। नेक काम नेक रास्ते से ही होता है। बबूल का पेड़ लगाकर आप गुलाब नहीं उगा सकते। दिस इज व्हाट गांधी जी फील्स। ऑन द अदर हैंड मैकियावेली फील्स दैट एंड्स जस्टिफाई मीन्स। आपका एंड प्रयोजन जो है, अल्टीमेट जो आपका गोल है, वो मीट होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मीन्स यू एक्वायर। ये वाली अदरवाइज मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में, फिलॉसफी में, इन सब्जेक्ट्स में इन जनरल ऐसा हो जाता है और हमारे जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जैसा मैं हो गया और मुझे जैसे बहुत सारे लोग हो गए, वो इस तरह का गुनाह करते हैं, चीज़ों को ना बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। आप खुद से अपना दिमाग लगाइए कि कोई भी थिंकर जो है वो कभी भी क्या ऐसी बातें बोलेंगे कि यार एक काम करो, जाकर ना लोगों को मार दो, या फिर कुछ बुरा बुरा थोड़ी सिखाएंगे वो लोगों को। उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब ये नहीं होता है कि आप भाई एंड जस्टिफाई मीन्स का मतलब ये नहीं है कि अच्छा जितने भी अपाहिज लोग हैं सबको मार दो और ये लो, अब क्या चीज़ होगी, आपकी कंट्री से डिसेबलमेंट खत्म होगी। दिस इज़ नॉट व्हाट दे मीन। दे डोंट वांट यू टू बी लाइक यू नो क्रेजी। उनका मतलब क्या हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा मॉरल शैकल्स में कई बार दबे होते हो, बहुत सारे मॉरल शैकल्स में आप फंसे होते हो। तो वो बताते हैं कि यार अगर आपको कई बार डिफ़िकल्ट कॉज लेनी पड़ रही हैं, सो डोंट बी अ प्रिजनर ऑफ से दैट रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस मोरालिटी। अब मान लो आपके धर्म ने बोल दिया, आप मान लो मैं जैन हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ और मुझे आपने बना दिया भारत का गृह मंत्री, और मुझे मेरे धर्म ने बोल दिया कि यार ये भी अहिंसा हो, इस लेवल पे अहिंसा होनी चाहिए कि आपको खाना भी नहीं खाना है, पेट की दवाई भी नहीं लेनी है, पेट के कीटाणु नहीं मरने चाहिए। नो, दिस इज़ माई मोरालिटी। अब अगर मुझे कोई बोले कि यार देखो, अगर आपको किसी मुल्क के साथ आपकी लड़ाई हो रही है और आपको लड़ने के लिए उधर उनको मारना पड़ेगा और उससे लड़ने के बाद, उनको मारने के बाद पीस इस्टेब्लिश हो जाएगा, आप समझ रहे हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एज रिगार्ड, अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, एक पड़ोसी मुल्क के या अपने एनिमी नेशन के लोगों को मारना पड़ रहा है तो वो भी किसी माँ के ही बेटे होते हैं। जब कोई भी इंडियन फौजी या पाकिस्तानी फौजी या कोई भी मरता है, किसी भी देश का कोई पर्सन मरता है, वो भी किसी माँ बाप का बेटा होता है, किसी का दुलारा होता है। 18-18, 20-20 साल के बच्चे होते हैं। आप उनको क्यों मारते हो या वो आपको क्यों मारते हैं? बिकॉज आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार जब हम इनको ख़त्म कर देंगे, ये पीस के वो हैं, ओपोनेंट्स हैं, जब हम लड़के इनको ये बता देंगे तो हम या तो प्रोटेक्टेड रहेंगे या सेफ रहेंगे या पीस इस्टेब्लिश हो जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो यही मैकियावेली बोल रहे हैं। गांधी जी इसके अगेंस्ट है। गांधी जी बोलते हैं मार के थोड़ी कभी पीस आएगा, पर मैकियावेली बोलता है कि भाई आएगा, यही तरीका है, एंड्स आपके मीन्स को जस्टिफाई कर देंगे। लेकिन मैकियावेली का ये मतलब नहीं है कि यार चलते चलते लोगों को मारते रहो, लोगों को वो इमोरल नहीं बना रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैकियावेली इज़ नॉट द ओनली थिंकर। हमारे जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, हमने एंशिएंट ग्रीस, जो कोई पढ़ाता ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, तब मैंने एंशिएंट ग्रीस जब आपको पढ़ाया था तो हमने फिलोसोफर्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसके आगे मैंने इलेबोरेट नहीं किया था क्योंकि आपके स्कोप के बियॉन्ड है। अदरवाइज सॉक्रेटिस से पहले वाले थिंकर्स को हम बोल रहे हैं प्री सॉक्रेटिक थिंकर्स, प्री सॉक्रेटिक फिलोसोफर्स, थेलीस से हमने स्टार्ट किया था। और इसके बाद में बहुत सारे और स्कूल्स आते हैं पोस्ट सॉक्रेटिक। फिर हेलेनिस्टिक पीरियड आता है। हेलेनिस्टिक पीरियड में बहुत सारे फिलोसोफर्स आते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, जैसे कि सिनिसिज्म, स्टोइसिज्म, बहुत सारे स्कूल्स हैं, एपिक्यूरियंस। तो फॉर एग्जांपल एक स्कूल आता है एपिक्यूरियन। अब वो भी ये बोलते हैं कि आपको मैक्सिमाइज करनी है अपनी हैप्पीनेस, यही आपका एंड है, सोल वोल में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना।
उसको भी आप मिसरीड कर जाते हैं। मतलब लोग, मेरे जैसे नादान लोग, वो ये सोचते हैं कि यार एपिक्यूरियंस क्या बोल रहे हैं कि बस आपको अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करना है। चार्वक इनफैक्ट चार्वक को भी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि यार आप बस जाओ एंड हैव एज मच इंडल्जेंस एज पॉसिबल। ये सब नहीं वो बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि यार हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करनी है। और हैप्पीनेस मैक्सिमाइज कैसे होगी? विजडम की तरफ जाकर, ध्यान से, अच्छे से, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि आपने बस इंटरप्रिटेशन अगर उल्टी निकालनी है तो आप निकालते रहें, कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से नॉर्मली ऐसा होता है हमारे साथ में कि कोई भी फिलोसोफर हल्की सी रेडिकल, या जो रोज सब लोगों का एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है उससे हल्की से भी रेडिकल कोई बात करता है तो हमारी एक टेंडेंसी है कि हम उसकी बहुत एक्सट्रीम कई बार इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं। To some extent that is true for Machiavelli as well. Anyways, मैं आज मैकियावेली को ही कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार एक छोटा सा टॉपिक आपको बीच में ऐड करना चाहता हूँ। इसका रीज़न क्या है? वैसे तो मोस्ट ऑफ यू, आपके कमेंट्स ही होते हैं, अबे नोट्स दे दे, पब ऐड भी करवा दे। कई बच्चे तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली भी बोलते हैं हिस्ट्री भी करवा, ठीक, तो पीडीएफ दे, इस तरह के होते हैं। एक बच्चे ने बहुत अच्छा एक चीज़ बोली थी, उन्होंने बोला कि सर एरिस्टोटल में थ्योरी ऑफ स्टेट थोड़ा सा ज़्यादा हम इलेबोरेट कर सकते हैं क्या? पिछली क्लास में जितना किया वो हल्का सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और हो जाए तो। वेरी वैलिड थिंग। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम 5 मिनट आप ज़रा मैकियावेली से वापस चलकर एरिस्टोटल के ऊपर वापस आए। एरिस्टोटल में हमने उनके बहुत सारे आइडियाज़ किए। एरिस्टोटल का आइडिया, हिज आइडिया ऑफ जस्टिस, हिज आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, हिज आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, हिज आइडिया ऑफ स्टेट एंड सो ऑन। इसमें एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ स्टेट। इसके 2 पहलू हैं जो हमें समझने हैं। एग्जाम में अगर आपको एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन आएगा तो 2 चीज़ों के ऊपर आएगा। पहला तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हाउ डज एरिस्टोटल सी द आइडिया कॉल्ड स्टेट। उनके लिए स्टेट मायने क्या रखती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है उनका जो बहुत प्रैक्टिकली गवर्नमेंट और स्टेट्स की अगर हम बात करें कि किस तरह से वो देखते हैं मोनार्की को, अरिस्टोक्रेसी को, मोबोक्रेसी को, डेमोक्रेसी को, इसको उसको, और उसमें वो किसको रेट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ स्टेट। आई होप आपको याद है, थोड़ी सी रिविजन भी हो जाएगी। प्लेटो की ही तरह एरिस्टोटल के लिए भी जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इनके लिए भी ये है कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। फैमिली एक छोटी सी चीज़ होती है, ठीक, विलेज एक और उससे थोड़ी बड़ी चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट है नो डाउट, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्टेट। एरिस्टोटल सेज दैट स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ अ गुड लाइफ बट नॉट फॉर द सेक ऑफ लाइफ ओनली। It originates for the life, for the sake of good life, but it continues for the sake of good life। मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि एरिस्टोटल को लगता है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। मान लो इंडिया नाम की कोई स्टेट ना होती, इंडिया नाम की कोई स्टेट ना होती तो शायद लोगों ने मिलकर कोई स्टेडियम्स ना बनाए होते, स्टेडियम्स ना बनाए होते, कुछ स्कूल्स ना होते, कुछ नेशनल के वो नहीं हो रहे हैं, मैचेस नहीं हो रहे हैं, कुछ स्टेट लेवल के मैचेस नहीं हो रहे हैं, तो सचिन तेंदुलकर क्या होता? एक येट अनदर लड़का, बस कोई लड़का है जो अच्छा खासा बस शॉट लगा देता है। विराट कोहली क्या होता? यही होता। लेकिन विराट कोहली को विराट कोहली किसने बनाया? लता मंगेशकर को लता मंगेशकर किसने बनाया? उनके अंदर एक टैलेंट तो था, लेकिन जो आपके अंदर लिटरेचर होता है, जो आपके अंदर स्पोर्ट्स होते हैं, जो आपके अंदर म्यूज़िक होता है, जो आपके अंदर नेविगेशन, जो आपके अंदर जो कुछ भी आपके अंदर छुपा हुआ है, उस चीज़ को आउटलेट मिले, वो चीज़ को आप मैक्सिमम लेवल तक एक्सप्लोर कर सको, उसके लिए हमें कहाँ से प्लेटफॉर्म मिलता है? उसके लिए हमें कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो हमें आगे लेके जाता है? वो स्टेट है। अब आपको अगेन एक चीज़ समझनी है कि हम उन टाइमों की बात कर रहे हैं जिस समय इस तरह की डिस्टिंक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि गवर्नमेंट क्या है, स्टेट क्या है, नेशन क्या है, ये क्या है। स्टेट से मोटा मोटा मतलब मुराद हमारी जो आइडिया वो ये है कि एक एसोसिएशन जो लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन है। तो इनको लगता है कि अदरवाइज तो हर कोई इंडिविजुअल है, हर कोई पर्सन जो है वो एक इंडिविजुअल है, बट इट इज़ द स्टेट जो उस पर्सन को फिर वो एक जो एंटिटी बनता है, एक इंडिविजुअल जो एक एंटिटी बनता है, वो कौन बना रहा है? स्टेट बना रही है। तो स्टेट को एरिस्टोटल कैसे देख रहे हैं? बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, तो पहला तो आपको आइडिया समझ आ गया कि एरिस्टोटल कैसे देख रहे हैं स्टेट को? बहुत
पॉजिटिवली, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। वो बोल रहे हैं कि गुड लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ जिसको मैं लाइफ मानता हूँ, अदरवाइज ये जीना भी क्या जीना है, कुछ किया ही नहीं, कुछ बने ही नहीं, कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो वो ही सब अगर नहीं किया तो क्या लाइफ है, कुछ भी नहीं है, एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस है। लेकिन मेरी ह्यूमन लाइक एग्जिस्टेंस जो हो उसके लिए मुझे स्टेट की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इनके गुरु याद हो, प्लेटो क्या बोलते थे, ही यूज्ड टू से कि यार एक काम करें, सुन एक काम करें, क्या हम एक काम करते हैं यार, सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, इनकी वाइफ्स ले लेते हैं, इनका ये कर देते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इस तरह से लोग इकट्ठे कर देते हैं, फिलोसोफर्स ढूंढ लेते हैं, उनमें से राजा बना देते हैं, एंड देन सो ऑन। इफ़ यू लुक एट द प्लेटोज व्यू पॉइंट, अगर आप उसको थोड़ा सा देखें, बहुत आर्टिफिशियल सा कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत मैकेनिकल सा कॉन्सेप्ट लगता है। प्लेटो की अगर हम बात करें तो वो ऐसा देख रहे हैं कि यार ये कोई इंस्टीट्यूशन है जो लोग मिलकर ऐसे बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिख के भी आना है। एरिस्टोटल ऑल्दो ही एग्रीज विद प्लेटो इन द सेंस, उस सेंस में कि हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनका अग्रीमेंट जो है उसके रीजंस अलग हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग है। प्लेटो के लिए स्टेट बहुत आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑन द अदर हैंड फॉर एरिस्टोटल ये क्या है, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल वो है ये एंटिटी, ऑर्गेनिक एंटिटी है। ये बोलते हैं कि यार देखो क्रोनोलॉजिकली हो सकता है कि मैन इज प्रायर टू दिस स्टेट, ऑफ कोर्स इंसान पहले बन गया, होमोसेपियन, होमोसेपियन व्हाट नॉट, ऐसा वो वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बट इंसान तो तब बना जब स्टेट आई, तो पहले स्टेट आई है फिर आप इंसान बने हो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अदरवाइज तो थी कोई एक बॉडी, जब सरकार आई तो वो सरकार ने कोई बीसीसीआई बनाया तो वो विराट कोहली बना है, ठीक, तो क्रिकेट तब बना जब सरकार आई, इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। तो आपको इसको फिलोसफिकली समझना है। ये बोलते हैं कि एरिस्टोटल सेज दैट इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर्ड और अ मैन्युफैक्चर्ड इंस्टीट्यूशन, इट ग्रोज ग्रेजुअली। कैसे, मुझे एक बेसिक सी इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी, मुझे एक बेसिक सी मेरी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स थी, मुझे अपने इर्द गिर्द कुछ थोड़े मुझ जैसे दिखने वाले, मुझ जैसे सोचने वाले, मेरे साथ अटैचमेंट रखने वाले लोग चाहिए थे, मैंने फैमिली बना ली। पहले क्या था, ऐसे ही घूम रहे थे जानवरों की तरह। फिर क्या हुआ, मुझे लगा यार मेरी फैमिली को थोड़े से यार और लोग होने चाहिए हमारे साथ में, हमारे जैसे, ताकि हमें कम्युनिटी की फीलिंग आ जाए। तो हमने क्या किया, विलेजेस बना लिए। बहुत ऑर्गेनिकली एक इंडिविजुअल से ऑर्गेनिकली क्या आया, फैमिली से ऑर्गेनिकली क्या बना, विलेजेस, और विलेजेस से बहुत ऑर्गेनिकली क्या चीज़ बनी इवेंचुअली, व्हाट ग्रोज आउट ऑफ दिस विलेजेस, द स्टेट। Why is it the case? Because according to Aristotle, man by nature social है, he is a political animal, social animal, उसकी social instinct है। So state कैसे grow की है, ये तो एक teleological end है, एक बीज में जैसे पेड़ छुपा हुआ है वैसे ही ह्यूमन बीइंग में स्टेट छुपी हुई है। लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू मैन। आप किसी इंसान को कहीं पर छोड़ दो अकेला, वो कुछ 4 लोगों को इकट्ठा करके एसोसिएशन बना ही लेगा, उसकी नेचर है ये। और एनी ह्यूमन बीइंग हु सेज कि यार वो अकेला रह लेगा केव में, उसको कोई स्टेट नहीं चाहिए, कोई एसोसिएशन नहीं चाहिए, ही इज़ आइदर गॉड और अ बीस्ट। ह्यूमन नहीं है वो, या तो वो अलग लेवल पे पहुंच चुका है, अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या वो भगवान है या वो बीस्ट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ह्यूमन होना, इंसान होना, जो इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम मॉडर्न डे में या कभी भी इंसान बोलते हैं, वो सब चीज़ें अगर किसी ने उस तरह से जीना है तो उसको क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। तो आपको ये समझना है कि इनके लिए नेचुरल है स्टेट। इसका मतलब समझ गया कि लाइक आई सेड कि टेलियोलॉजिकली जैसे एक बीज में एक पेड़ छुपा है, वैसे एक इंसान में सोशल एक कम्युनिटी या पॉलिटिकल कम्युनिटी छुपी हुई है। दूसरी चीज़, ये ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, पर्सन फैमिलीज बना लेता है, फैमिलीज विलेजेस बना लेते हैं, विलेजेस जो हैं स्टेट बना लेते हैं। अब फैमिली बना लेता है, समझ आता है क्यों बना लेता है। लाइक आई सेड कि एक मुझे इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, मुझे एक पार्टनर चाहिए, मुझे 4 बच्चे चाहिए, एंड देन व्हाट नॉट। विलेजेस बन जाते हैं, वो भी समझ आता है कि चलो यार सब इकट्ठे थोड़ा रह लेते हैं, थोड़ी प्रोटेक्शन भी रहेगी। स्टेट क्यों बनाता है, फैमिली। और अगर मैं बात करूं विलेजेस, इनकी ना लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, इनकी एसेंस की भी लिमिटेशन है और इनके ऑब्जेक्टिव की भी लिमिटेशन है।
क्या ही मैं अचीव कर लूँगा, मेरी फैमिली में मान लो मेरी गरीब फैमिली है, बस हम गरीब हैं, अब मैं ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं अचीव कर सकता। बट अगर मेरी गरीब फैमिली है और मेरी कंट्री में लेकिन एक स्टेट बनी हुई है, इन थ्योरी चांसेस हैं क्या कि मुझे किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल गई। इन थ्योरी भी नहीं है, वैसे तो क्या है ना, चीज़ों में कमियां निकालना, चीज़ों को क्वेश्चन कर, मतलब जो कि अदरवाइज़ आपको रैशनल रहना है, पर मेरे को लगता है कि हाइपर क्रिटिकल होना बहुत आसान है। पर ट्रस्ट मी, इंडिया में भी आप लाखों लोगों को मिलोगे जो बहुत गरीब थे लेकिन वो लाइफ में कुछ अच्छा कर गए, क्योंकि किसी ने आसपास किसी कम्युनिटी स्कूल में भेज दिया, वहाँ पे कोई अच्छा टीचर मिल गया, उसने उनको अच्छे से रेस कर दिया, इवेंचुअली वो लाइफ में सेटल हो गए और अब फैमिली पॉवर्टी से बाहर है। तो वो कैसे हो पाया? क्योंकि कम्युनिटी बनी हुई थी, उस कम्युनिटी ने एक स्कूल बना रखा था, वहाँ से उसको एजुकेशन आ गई। वो फैमिली अदरवाइज क्या ही कर लेती। फैमिली का जो एसेंस है, फैमिली का जो ऑब्जेक्टिव है, वो कितना लिमिटेड सा है, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे की सपोर्ट करो, बस। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट है जिसको मैंने निकालना है, उसके लिए तो मुझे स्टेट चाहिए। मेरे अंदर कोई फिलोसोफर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो कैसे निकलेगा बाहर? स्टेट चाहिए उसके लिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक, तो ये बोलते हैं कि स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। इट इज सो इन द सेंस दैट द होल इज प्रायर टू द पास्ट, इन द सेंस कि बाय नेचर ही आप मान के चलें कि जो फैमिली है वो, या जो स्टेट है, इंसान की नेचर ही ऐसी है कि उससे पहले की आप मान के चलें कि तभी वो इंसान बनता है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा है। मैं एक ही चीज़ को थोड़ा ज़्यादा इंसिस्ट इसलिए करता हूँ, रिपीट इसलिए करता हूँ, बिकॉज हम आपको नोट्स नहीं लिखवाते हैं। अब ऑनलाइन में इस तरह की वीडियोस में मैं आपको डिक्टेशन देने लग जाऊँ 4-4 घंटे की वीडियोस में, कोई मतलब नहीं बनता है। इन वीडियोस में हम एक क्लास में उतना कवर कर लेते हैं। आप कोई भी ऑफलाइन क्लास कहीं पर भी लगा कर देखना, जितना 3-3 घंटे की 4 क्लासेस में कवर होता है। सो आपको सिर्फ एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी है। नोट्स बहुत मिलते हैं मार्केट में, सबके पास वही होते हैं, समझ आना ज़रूरी है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं कि स्टेट क्या है? ऑर्गेनिक, नेचुरल, मस्ट इंस्टीट्यूशन है फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ही ऑल्सो कॉल्स इट, एक और चीज़ जो आपको एग्जाम में लिख के आनी होगी, वो क्या है कि स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस। बाकी सारी एसोसिएशंस, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन, कि वो अपने स्कोप में, अपने एसेंस में बहुत लिमिटेड हैं। उनका पर्पस, उनका एजेंडा इतना बड़ा है ही नहीं जितना कि स्टेट का है। सेकेंड, एरिस्टोटल इज ऑफ द ओपिनियन कि इंडिविजुअल भी इसके बिना कुछ खास कर नहीं सकता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे लेट्स टेक, ये मेरा हाथ है। अब ये मेरा हाथ, ये मार्कर भी उठा सकता है, यहाँ पे लिख भी सकता है, मैं पानी भी पी सकता हूँ, एंड सो ऑन। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स दैट वन कैन डू विद देयर हैंड्स। नाउ व्हाट इफ आई कट दिस हैंड ऑफ माई बॉडी? अगर ये मेरी बॉडी का पार्ट ही नहीं है, अब वो हाथ क्या, एक स्टोन हैंड है, वो उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अपनी कोई फंक्शन नहीं है, अपनी कोई यूटिलिटी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, द पार्ट्स हैव नो लाइफ ऑफ देयर ओन। इट इज़ द बॉडी विच इज़ गिविंग एनी पार्ट इट्स इम्पॉर्टेंस, इट्स लाइक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब इस हाथ को पता है कि यार मैं इस बॉडी का पार्ट हूँ, वाह जी वाह। तो वही जो वो आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो सब चीज़ें जो आपको आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? इंडिविजुअल को भी, क्योंकि वो स्टेट का पार्ट है। नेक्स्ट, स्टेट के ही उसमें विषय में एरिस्टोटल ऑल्सो सेज वन मोर थिंग। अनलाइक प्लेटो, अगर आपको याद हो, प्लेटो कैसे बोलते थे कि यार एक जैसे लोग होंगे, अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करवाएंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, स्मार्ट नीली दिखने वाले लोग, और बॉडी वाले लोग, और फिलॉसफी वाले लोग, और जिम्नास्ट भी आता है, ये वो करते करते, और एक बहुत यूनिटी टाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी हो, इस तरह के ही लोग हों, इस तरह की ही सरकार हो, यही एक टाइप के लोग होने चाहिए जिनकी सरकार होनी चाहिए, फिलोसफर किंग जिनको हमने बोला था। तो अगर प्लेटो की बात करें तो ही इज़ वेरी यूनिटी, या बेटर वर्ड होगा यूनिफॉर्मिटी जैसे हैं, सेंट्रिक। एरिस्टोटल का ऐसा नहीं है। फॉर एरिस्टोटल स्टेट इज नॉट अ यूनिफॉर्मिटी, बट इट्स वन, like in state is the one that brings out all the diversities together. यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि यार बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, अलग अलग टाइप की फैमिलीज होती हैं। एरिस्टोटल इनकी भी एग्जिस्टेंस और इम्पोर्टेंस को वैल्यू करते हैं।
बहुत सारी फैमिलीज, इनकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस, यहाँ से निकलकर ऑर्गेनिकली जो स्टेट आती है उस स्टेट को ये बोलते हैं कि यार ये है स्टेट। तो एरिस्टोटल के केस में एक और फ्रेज जो आप लिख के आएंगे, ऑफ कोर्स आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट वीक, आपको सारे पॉलिटिकल थॉट के नोट्स मिल जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके ऊपर इनका ज़्यादा स्ट्रेस है। तो अगर आपको अब एरिस्टोटल के ऊपर कोई सवाल आता है पहली चीज़ के ऊपर कि एरिस्टोटल का एसेंस क्या है, आइडिया ऑफ स्टेट क्या है, तो आइडिया ऑफ स्टेट में आप समझ गए हो कि अनलाइक प्लेटो ही थिंक्स दैट इट इज़ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। वो उनको क्या लग रहा था कि ये एक बहुत आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट कर रहे थे। एरिस्टोटल फील्स दैट स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। एरिस्टोटल फील्स दैट अ पर्सन हु क्लेम्स दैट ही कैन लिव विदाउट द स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। Aristotle thinks, like Plato, he also thinks that state is ultra important, and he also thinks that without state, human being just by himself, उसकी कुछ वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, and he thinks that state is an association of all the associations, these villages, these families, diverse families coming together. This is how he sees it. Okay? Now, अब सेकेंड चीज़ आती है एक कि एरिस्टोटल की स्टेट और प्लेटो की स्टेट, उसके एक डिस्टिंक्शन। उसके लिए आप एक चीज़ समझें, प्लेटो ने तो बहुत क्लियरली बोल दिया भाई फॉर वंस एंड ऑल मेरी बात सुनो, एक होता है फिलोसोफर किंग, ये आता है फिलोसोफर से, और उसके बाद बाकी सारे जो है इसके हिसाब से चलेंगे। तो एरिस्टोटल जब बोल रहा है कि किंग है, इसका मतलब, सॉरी आई बेग योर पार्डन, प्लेटो जब बोल रहा है कि किंग है जिसने चलाना है पूरे देश को, हालांकि वो बात अलग है कि इन टाइमों में देश का मतलब क्या है। टिपिकल देश वुड मीन 5,000 लोग, 5,500 लोग। एरिस्टोटल ने तो एक नंबर भी दिया था कि इससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए कंट्री की, और वो कितनी पॉपुलेशन थी, इतनी ही थी, 5,000 6,000 के आसपास। अब आप खुद सोचें 5,000 लोग, इतने तो आज मतलब चंडीगढ़ दिल्ली के एक मॉल में ही घूम रहे होते हैं लोग। तो पॉइंट इस कि उतने लोगों की पूरा देश की बात हो रही है ना। एरिस्टोटल के प्लेटो के हिसाब से मोनार्की होनी चाहिए, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। उनको तो लग रहा है क्या डेमोक्रेसी जो है बहुत ही घटिया निज़ाम है। आपको एक और चीज़ समझनी है, जो हमारी मॉडर्न वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा मॉडर्न वैल्यू सिस्टम है, ये पिछले 100-150 साल में ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि हर किसी को वोट का राइट होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ हिज एजुकेशन, रिगार्डलेस ऑफ वेदर वो टैक्स देता है नहीं देता, रिगार्डलेस ऑफ वो कौन है, बस वो 18 साल से प्लस होना चाहिए। मतलब कि इकलौती क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए, इंडियन हो आप और आप 18 साल हो गए और आप मरे नहीं, अब आप वोट डाल सकते हो। और थोड़ा साउंड होना चाहिए मेंटली, ऐसे वाले 2-3 आइडियाज़ हैं। ये ना बहुत पैशनेट डेमोक्रेट्स की निशानी है। ये डेमोक्रेसी में आपका अल्ट्रा लेवल का फेथ दिखा रहा है, बट ये पिछले 100-150 साल की ही बात है। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 70-80 साल की बात है। इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम से पहले इंडिया में वुमेन ने वोटिंग राइट लिया था, वहाँ पर उससे भी बाद में मिला है। तो पॉइंट क्या है कि पुराने टाइमों में, चाहे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ो, चाहे आप इंडियन थॉट पढ़ो, कोई भी थॉट पढ़ो, हम लिपापोती जितनी भी कर दें, ऑल ऑफ देम वर एलिटिस्ट। इन सबको क्लैरिटी थी कि यार स्लेव्स होते हैं और फिर एक मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास में भी कुछ थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं और बाकी नीचे लेवल के होते हैं, और फिर कुछ रूलिंग एलिट होती है, और रूलिंग एलिट ने ही सरकार चलानी होती है। स्लेव्स को नहीं पता कुछ, एलिटिस्ट थॉट के थे ये। दूसरी चीज़ जिसको आप मॉडर्न डे में डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, और जो पुराने लोग डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ करते थे, वो सेम नहीं था जो हम यूज़ कर लेते हैं। इनका मतलब ये होता था कि कुछ बड़े जो अदारे हैं, जो बड़े जो फैक्शंस हैं, उनकी भी सुन ली जाए, उनके भी हक जो हैं वो उनकी भी बातें सुन ली जाए, उसी को डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी अगर एरिस्टोटल ने बोल दिया कि अच्छी चीज़ है, या किसी ने भी बोल दिया अच्छी चीज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी सब पहुँचो, चलो जी वोटिंग हो रही है, सब लाइनों में लगे हुए हैं, कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ा जा रहा, वो सिंबल देख के वोट डाल रहे हैं। हंसी आ जाएगी एरिस्टोटल को ऐसी डेमोक्रेसी पे, ठीक अगेन। लेकिन हमने देखा है कि हमारा एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ऐसा वाला, तो यप एनीवेज। तो अब क्या है कि प्लेटो को तो क्लैरिटी है कि मोनार्की होनी चाहिए। एरिस्टोटल क्या मानते हैं? एरिस्टोटल ने बोला कि यार देखो भाई, पहले मेरी बात सुनो, स्टेट और गवर्नमेंट उसको वो इंटरचेंजेबली ही यूज़ कर रहे हैं, ये हम उनका क्रिटिसिज्म भी करते हैं। बोलते हैं देश पता कैसा होना चाहिए, विच इज़ नाइदर टू रिच नॉट टू पुअर, which is secure from the attacks
बट इज नॉट अटैकिंग अदर्स। एक्सपेंशनिस्ट भी नहीं है कि यार मैं तो पूरी दुनिया पे फतेह कर दूंगा, ऐसे वाली स्टेट नहीं है कि वो इतनी बड़ी हो गई, इन द सेंस की सिक्योर फ्रॉम अटैक एंड डिवॉइड ऑफ ग्रेट वेल्थ और वाइड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड टेरिटरी, विच इज होमोजीनियस, which is virtuous, which is defensible, which is self-sufficient but not aggressive. एक देश ऐसा होना चाहिए which is great but not large, which should be tightly independent, और वहाँ पर क्या हो, highest possible measures of culture and virtues होने चाहिए, लोगों की well-being, लोगों की happiness जो है each and all की, वो अटेंड होनी चाहिए, इस तरह के देश होने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ना बहुत बड़ा देश, ना बहुत छोटा देश, ना बहुत अग्रेसिव देश, ना ऐसा ही है कि कोई भी आके आपके ऊपर अटैक कर जाता है, डिफेंसिव है, डिफेंसिबल है। वर्चुअस देश, बहुत ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर फिल्थ है इतना ऐसा वाला कि मनी इतनी ज़्यादा है और मतलब ऑल द वाइसेस दैट टू मच ऑफ वेल्थ ब्रिंग्स विद इट, वो भी नहीं है और गरीब भी नहीं है। सो एरिस्टोटल इन जनरली अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मॉडरेशन की बात करते हैं, चीज़ें इनको मॉडरेशन में ठीक लगती हैं। आपको याद होगा हमने जब एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी किया था उस समय भी हमने डिस्कशन की थी मॉडरेशन की, तो यहाँ पर भी इनके वही चीज़ें दिखती हैं। तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? बेस्ट पॉसिबल स्टेट कौन सी है? इट इज़ द वन विच इज़ अ स्मॉल सिटी स्टेट, 5-6 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन होनी चाहिए, इतना ही उसका एरिया होना चाहिए कि उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो 5-6 हज़ार लोग वो इतनी दूर दूर रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक ही घर में भर दिया आपने सारे। इट शुड बी जोग्राफिकली लोकेटेड नियर अ रिवर, पानी वानी होना चाहिए, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए वहाँ पर, और जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द पावर हैंड्स ऑफ द एलिट। थोड़े से आपके पास अच्छे लोग जो हैं उनके पास में पावर होनी चाहिए, ये नहीं है कि गधों को पावर दे रखी है जिनको कुछ पता नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है। इसके बाद में आपको जो मेन आइडिया समझना वो ये है, एरिस्टोटल के पास हज़ारों स्टूडेंट्स थे, बड़ा अच्छा चलता था इनका स्कूल लाइसियम। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ वहाँ भेजा था, और कोई भी नई टाइप की कोई भी चीज़ मिलती थी तो बोलते थे मेरे पास लेके आना, आई विल स्टडी इट। तो बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी एरिस्टोटल ने। इन्होंने बोला कि यार जितनी भी टाइप की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पर? ये बोलते हैं कि हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कितने लोग उसको रूल कर रहे हैं, कितने लोगों के पास राज है, और दूसरी चीज़ कि जो सरकार है वो किसके इंटरेस्ट में काम कर रही है। ये सुनो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एरिस्टोटल बोलते हैं कि अगर तो एक पर्सन रूल कर रहा है, सिर्फ एक पर्सन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनार्की। क्लियर? एक पर्सन है वो रूल कर रहा है, और ये किसके लिए रूल कर रहा है? इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। अ रूल ऑफ वन पर्सन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनार्की। बट इफ सेम पर्सन रूल ऑफ वन पर्सन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ, वो बस अपने लिए ही रूल कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? टायरनी। टायरनी जो भी आपको सही लगे, ठीक। तो ये क्या हो गई? परवर्टेड फॉर्म, ये गलत चीज हो गई। एक पर्सन अगर रूल कर रहा है अपने लिए तो मोनार्की, और एक पर्सन रूल कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, तो ये हो गया मोनार्की। वन पर्सन इज रूलिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द रूलर हिमसेल्फ, देन इट इज टायरनी। इफ अ फ्यू पीपल आर रूलिंग, कुछ लोग हैं जिनके पास पावर है, रूल ऑफ द फ्यू इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एरिस्टोक्रेसी। और रूल ऑफ अ फ्यू इन द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यू ओनली, कि यार ये कुछ लोग रूल कर रहे हैं और अपने लिए ही इनका इंटरेस्ट, इनका अल्टीरियर मोटिव क्या है? खुद को ही आगे लेके जाना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओलिगार्की, ठीक। नाउ अगर बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं, रूल ऑफ मैनी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, उसको ही क्या बोल रहे हैं? ये हो गया मैनी। तो वन, फ्यू, मैनी, इसको क्या बोल रहे हैं? ये पॉलिटी। रूल ऑफ मैनी
बट किस चीज़ के, किसके इंटरेस्ट के लिए? बस उन्हीं लोगों के इंटरेस्ट के लिए जिनको बस पता ही नहीं कुछ, मॉब्स की तरह काम कर रहे हैं, अपने लिए सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हावी हुआ हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। अब दिस इज़ वाई आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी जिन्होंने पहला लेक्चर एंशियंट ग्रीक जो मैंने हिस्ट्री करवाई थी, जो फिलॉसफी करवाई थी, जिन्होंने समझा है कि डेमोक्रेसी वर्ड इज़ कमिंग फ्रॉम डीमोस। डीमोस हमने आपको क्या बताया था? एंशियंट ग्रीस में वो जो नेवी वाले लोग थे, ट्रेडिंग क्लास थी, आम लोग जो थे, और अरिस्टोक्रेसी होती थी कुछ खास लोग, और डेमोक्रेसी में क्या होता था कि आम लोगों की भी बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी। एरिस्टोटल दो बातें बोलते हैं। पहले तो ये बोलते हैं कि यार देखो, अगर एक पर्सन रूल कर रहा है और अपने लिए रूल कर रहा है तो टायरनी है, अगर सबके लिए रूल कर रहा है तो मोनार्की है। एक पर्सन सबके लिए, कुछ लोग सबके लिए एरिस्टोक्रेसी, अदरवाइज ओलिगार्की। पॉलिटी और डेमोक्रेसी। अब वन में वंडर की पॉलिटी और डेमोक्रेसी में फ़र्क क्या है? बेसिकली क्या है कि जहाँ पे हुजूम का राज है, आवाम जिसको आप मॉडर्न डे में अगर आप देखें कि इनफैक्ट मतलब अगर हम वर्ड्स मिस ना करें, मैंने किसी को सिर्फ इसलिए वोट डाल दी, आम लोग थे बहुत सारे एक स्टेट में एक पर्टिकुलर कास्ट के, उन्होंने उसको वोट डाल दी कि यार हमारे कास्ट का है, और बस कोई अपने को लेना देना नहीं है उसकी पॉलिसी से, कोई हमें लेना देना नहीं है, मॉब्स की तरह हम एक्ट कर रहे हैं, मॉब्स की तरह, हुजूम की तरह हम एक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम ये परवर्टेड फॉर्म है। वही अगर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो थोड़े अच्छे हैं, जो अच्छे वेल स्पिरिटेड लोग हैं, वो अगर हैं और उनकी सरकार चल रही है तो उसको हम बोल रहे हैं पॉलिटी यहाँ पर। तो एरिस्टोटल एक और बात भी बोलते हैं, प्रोफेसी टाइप भी देते हैं। वो बोलते हैं कि यार देखो क्या होगा, एक साइकिल भी बना हुआ है। ये बोलते हैं कि एक साइकिल ऑफ क्लासिफिकेशन है। होगा क्या? मोनार्की होगी, एक पर्सन होगा बहुत अच्छे से चलाएगा, फिर क्या होगा? वो परवर्टेड हो जाएगा, अपने लिए सोचने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टेरनी आ जाएगी। जब टेरनी आएगी, एक राजा है जो बस अपनी चला रहा है, इसको मार दो, इसको काट दो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, तो कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जैसे मतलब द एग्जाम्पल कुड बी रॉन्ग फॉर, बट आपने सुना होगा आजकल कांग्रेस पार्टी में ऐसा हो रहा है कि एक पर्सन है, एक सिंगल पार्टी, राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी जिस तरह से चला रहे हैं तो बहुत सारे लोग जैसे कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद एंड दिस एंड दैट और ये सब, इन्होंने कोई ग्रुप ऑफ 23 बना लिया है। वो क्या है कि विद इन दैट कांग्रेस एक ग्रुप ऑफ 23 बन गया है कि यार ये राजा क्या ही कर रहा है। तो इस तरह से जब उनको लगेगा कि ये टायरेंट है, ऑल्दो मतलब राहुल गांधी इज नॉट बीइंग टायरेंट विद इन द पार्टी, आई एम अज्यूमिंग, बट द पॉइंट इज कि फिर इस तरह से उसको क्लीन अप करने के लिए एरिस्टोक्रेट्स खड़े हो जाएंगे, एलीट लोग खड़े हो जाएंगे जो अपनी कुछ ग्रुपिंग बना लेंगे। अब फिर उसके बाद में क्या होगा? अब जब थोड़ा सिस्टम सही होगा फिर वो ऑलिग्स की तरह काम करने लग जाएंगे, जो कि हुआ है, हमने पास्ट में देखा है। जब वो ऑलिग्स की तरह काम करना शुरू कर देंगे तो फिर जो लोग होंगे, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उसको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। फिर वो रिफॉर्म सीख करेंगे तो पॉलिटी आ जाएगी। फिर जब रिफॉर्म सीख करेंगे, पॉलिटी आ जाएगी, फिर जो लोग हैं वही मॉब्स की तरह काम करना शुरू कर देंगे, मोबोक्रेसी हो गई। फिर जब ये होना शुरू हो जाएगा तो फिर खुद ही लोग बोलने लग जाएंगे कि यार ये कंट्री में ना एक डिक्टेटर होना चाहिए, एक कंट्री में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो सबको सीधा कर दे। एक कंट्री में एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि यार जगह जगह पे ये ना लिखा हो कि अनजानी वस्तु बम हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई? ठीक, तो ऐसा वाला कोई स्ट्रॉन्ग सा लीडर चाहिए। फिर मोनार्की आ जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये साइकिल चलता रहेगा। दिस मोनार्की, दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब आप मान भी सकते हो कि ये सही है, आप मान भी सकते हो कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम ये मानते हैं कि एरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन है, जैसे इनके सेक्सिस्ट आइडियाज़ थे, जैसे इनके पेट्रियार्कल आइडियाज़ थे, बहुत एंटी वुमेन आइडिया थे, वैसे हम थोड़ा सा ये भी मानते हैं कि एरिस्टोटल की जो ये वाली क्लासिफिकेशन है इसको भी हम आज की डेट में आउटडेटेड मानते हैं। हम नहीं मानते कि बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटी, ये बोलते हैं कि बेस्ट तो ये है। एरिस्टोटल बोलते हैं क्या है कि यार बेस्ट तो ये है, पर बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट ये है। ये बोलते हैं कि बेस्ट तो यही है यार, ठीक है जो ये बोल रहे हैं, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। फॉर वन पर्सन, एक बंदा जो है, मैं मजाक में बोल रहा हूँ कि एक पर्सन है, उसके पास सारी पावर है, अपनी बीवी से लड़ पड़ा, आगे उसने कैसे भी डिसीजंस दे दिए, 5,000 लोगों का देश है, तो बोले नहीं यार, इट्स वेरी इजी फॉर अ मोनार्क टू एक्ट लाइक अ टायरेंट। बट यहाँ पर क्या है, ये बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल है। इसीलिए जो आपको एग्जाम में स्टेटमेंट्स आती हैं ऐसे वाली, गोल्डन मीन, स्टैट्स वाला मीन है ये, गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। उनका मतलब ही ये है कि
एरिस्टोटल ने तो हमेशा से मॉडरेशन की, मिडिल पाथ की, गौतम बुद्धा वाली बातें की हैं कि मिडिल पाथ, मॉडरेशन, जो ना ये एक्सट्रीम हो ना वो एक्सट्रीम हो। तो प्लेटो को क्लैरिटी है, प्लेटो बोलते हैं भाई सुनो ये मोनार्की इज द वे टू गो अबाउट इट, बट एरिस्टोटल बोलते हैं ना दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं उनको हटा दो, स्लेव्स हैं उनको हटा दो, वुमेन हैं उनको हटा दो, बुजुर्ग हैं उनको हटा दो, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको हटा दो, पीछे जो लोग रह गए, ये जो लोग हैं ये प्रॉपर सिस्टम के थ्रू कंट्री के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, उसको ये सिविक रिपब्लिकनिज्म जिसको हम बाद में बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं कि ये पॉलिटी है, इस तरह से सिस्टम चलना चाहिए। नाउ यू कैन सी कि जिसको एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, मॉडर्न डे में आउटडेटेड इसलिए क्योंकि आज की डेट में तो हमारे जहाँ पे हम आज खड़े हैं हमारे हिसाब से स्टेट क्या होती है, ये भी आप एक बार सुनो कि इसको आउटडेटेड क्यों बोला जाता है। हम ये बोलते हैं आज की डेट में कि यार सुनो स्टेट अलग चीज़ है और गवर्नमेंट अलग चीज़ है। जिन लोगों ने इस बार का यूपीएससी का इस बार का बोल रहा हूँ 2021 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखा है, उनको पता होगा कि स्टेट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टेट क्या होती है, हम बोलते हैं कि यार ये एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक। फिजिकल एंटिटी मतलब एक एरिया जिसकी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, उसकी एक गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट के पास सॉवरेनिटी है। आज इसको हम बोलते हैं स्टेट। क्लियर, एक एरिया उसकी एक पॉपुलेशन है, उसकी एक गवर्नमेंट है, या कुछ पॉपुलेशन जो एक डिफाइंड एरिया में है उनकी गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट के पास सॉवरेनिटी है, वही फाइनल वो है, उसको हम बोल देते हैं आज के डेट में स्टेट। और नेशन क्या होता है, कुछ लोग जब किसी भी आइडिया को लेके इकट्ठे हो गए। और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है। गवर्नमेंट क्या है, ये पार्ट ऑफ स्टेट उस सेंस में देखा जाए तो, नॉट द पार्ट ऑफ द आइडिया कॉल्ड स्टेट एंड नॉट द स्टेट इटसेल्फ। लेकिन अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो उनके हिसाब से उन्होंने स्टेट और गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि सुनो भाई, एक बंदा अगर रूल कर रहा है तो ये कौन सी स्टेट होगी, मोनार्की। तो स्टेट और गवर्नमेंट को आज की डेट में अगर हम बात करें, जो हमारी आज की मॉडर्न डे डेफिनेशन है, उसमें फिट नहीं होता क्योंकि आउटडेटेड हो गई है उनकी टर्मिनोलॉजी। सो आई होप आपको एरिस्टोटल का आइडिया ऑफ स्टेट समझ आया होगा। आई एम सॉरी कि ये पहले उसमें एरिस्टोटल वाले लेक्चर में मिस हो गया। मतलब मिस तो नहीं हुआ पर इतने डिटेल में मैंने नहीं बताया, बट आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हम शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया चीज़। नाउ प्रीवियस लेक्चर से आपको मैकियावेली के बारे में आइडिया तो अब हो गया है, किस टाइप के थिंकर हैं, रियलिस्ट थिंकर हैं, इस तरह की चीज़ें। टाइमलाइन भी क्लियर हो गई है, 1469 टू 1927 इस समय के वो थिंकर हैं। अब ज़रा ध्यान से 15-20 मिनट सुनना, आपको बेटर क्लैरिटी होगी मैकियावेली के टाइम की, स्पेस की, क्यों हम उनको बोलते हैं कि वो एक ट्रांजिशन पीरियड पे खड़े हैं, क्यों हम वो बोलते हैं कि मैकियावेली वाज द चाइल्ड ऑफ रेनेसां, ही वाज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थिंग एंड दैट थिंग। 14 ये टाइमलाइन आपको समझनी ज़रूरी है, थोड़ा सा हिस्ट्री आपको समझनी ज़रूरी है। 1527 ये टाइम है। अगर हम यूरोप की बात करें, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि 1500 के बाद अर्ली मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया और 1499 तक को आप मान लो मोटा मोटा। अगेन अब हिस्टोरियंस मुझसे लड़ने मत लग जाना, पर इसको हम बोल रहे हैं थोड़ा सा मिडिवल पीरियड। तो ये अगर हम मैकियावेली की बात देखें, उनका टाइमलाइन देखें, तो ही इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन द डोर ऑफ द मॉडर्निटी। मॉडर्न पीरियड अब स्टार्ट होने वाला है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये आप ज़रा समझें। बेसिकली आपने एक टर्म सुनी होगी बहुत बार, रेनेसां, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका, रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ व्हाट, किस चीज़ का रीबर्थ। जब आप यूरोप की बात करें तो वहाँ पर एक उनकी ग्रीक लेगेसी थी, ग्रीक एंशिएंट आर्किटेक्चर, ग्रीक एंशिएंट आर्ट, एक रीज़न पे बेस्ड सोसाइटी होती थी, लॉजिक पे थी। एरिस्टोटलियन लॉजिक लग रहा है, सिलोजिस्टिक लॉजिक, स्कॉलेस्टिक लॉजिक, कितने सारे हमने देखा था। और इतनी चीज़ें तो हमारे स्कोप के बियॉन्ड है। अगर मैं आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ाऊँ या फिलॉसफी ही पढ़ाऊँ तो कितनी सारी हम चीज़ें और करेंगे, सिनिसिज्म, स्टोइसिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, दिस एंड दैट। तो बहुत लॉजिक वाली सोसाइटीज़ थी। आर्ट में, आर्किटेक्चर में, ब्यूटी में, सब जगह बहुत कुछ दिखता था। और दूसरी क्या इनकी हिस्ट्री थी यूरोप की, रोमन एम्पायर। क्या ग्लोरियस एम्पायर क्रिएट की इन्होंने, द बेस्ट ऑफ सिटीज़ एंड द बेस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड यू नो दोज
जो इनको क्या बोलते हैं एम्पी थिएटर्स एंड व्हाट नॉट, इस तरह की ये एम्पायर होती थी। उसके बाद में लेकिन पिछले 1000-1200 साल में एक चीज़ हुई। अब आप देखें कि आई एम टॉकिंग अबाउट 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी। अगर मैं 12वीं सदी की ही बात करूं, ये जितनी भी चीज़ें हमने की हैं, जो हम ग्रीक की हम बात करें कि यार अमेजिंग जो उन्होंने पिनेकल रीच किया, या रोमन की भी, वो तो इससे 1000-1500 साल पुरानी बात है। पिछले 1000-1200 साल की बात करें तो हम उसको बोलते हैं ये एक ऐसा फेज था यूरोप की हिस्ट्री में जिस समय रीज़न जो है, लॉजिक जो है, इनोवेशन जो है, आर्ट, आर्किटेक्चर, ब्यूटी, इन चीज़ों ने ले लिए बैक स्टेज, और इसकी जगह पे प्रोमिनेंट पावर कौन सी बन गई? फेथ, रिलीजन। और इस टाइम में वो जो स्पीड पहले ह्यूमन बींग्स ने पकड़ी थी प्रोग्रेस की, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई। यूरोप इस टाइम को डार्क एजेस के नाम से जानता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा ट्रेड स्टार्ट हुआ। ट्रेड स्टार्ट होने से थोड़े से पैसे आए इटली में जब पैसे आए तो फिर लगा कि यार एक बार अपने ग्लोरियस क्लासिकल पास्ट को रिविजिट करते हैं और उसका रीबर्थ, कि यार हम क्या हुआ करते थे। और उससे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको हम बोलते हैं रेनेसां। रेनेसां मूवमेंट क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है बस। नॉर्मली हम रेनेसां की लेगेसी को रेनेसां से कंफ्यूज करते हैं। अगर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ है तो वो रेनेसां की लेगेसी है, अगर रेफॉर्मेशन हुआ है तो वो रेनेसां की लेगेसी है, अगर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशंस हुई हैं तो वो रेनेसां की लेगेसी है। रेनेसां तो एक कल्चरल मूवमेंट थी कि बेस्ट आर्ट क्रिएट करना, बेस्ट आर्किटेक्चर क्रिएट करना, ठीक, नए तरीके से चीज़ों को देखना एंड सो ऑन। थोड़ा सा जो हमारे पुराना माइंडसेट है उसको, उसके शैकल्स को उतारना और दोबारा अपने क्लासिक जो पास था, एंशिएंट ग्रीक वाला, एंशिएंट रोम वाला, उसको रिविजिट करना, उसका रीबर्थ। अब ये जो है ये पीरियड है जो इटली में ही हुआ, बाकी यूरोप में इनफैक्ट 200 साल बाद होगा। इटली में रेनेसां आ गया 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, इस समय की बात है। अब इटली में ये रेनेसां आ गया, इसको आप साइड पर रख दें। धीरे धीरे यही जो रेनेसां की मूवमेंट है ये और यूरोप में भी फ्लरिश करने लगी। इसकी एक लेगेसी हुई। इनफैक्ट जब आप एक चीज़ होगी मूवमेंट रेनेसां, इनफैक्ट एक मैं आपको और मूवमेंट बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं ह्यूमनिज्म। ये ह्यूमैनिटेरियनिज्म नहीं है, ह्यूमनिज्म। एक बंदा था पेट्रार्क, वो क्या बोलता था? वो बोलता था कि पूरी कायनात को अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स आर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अदर बींग्स। बाकी आप देखें किसी गधे को, घोड़े को, जानवर को, शेर को, किसी भी चीज़ को देखें, लिविंग बींग, नॉन लिविंग बींग, उसका एक लिमिटेड सा पोटेंशियल है। स्पेस वाइज अगर आप देख लो, वो किसी जानवर को आप कहीं छोड़ दो, आप 10 साल बाद भी जाओगे वो वहीं पे उसी डोमेन में होगा। वो उसकी जो अपने आप को एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटीज़ है वो लिमिटेड है। उसकी कुछ इन्वेंट करने की, कुछ अचीव करने की पॉसिबिलिटीज़ लिमिटेड है। उसका सोच का दायरा लिमिटेड है, उसका कम्युनिकेशन का दायरा लिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स आर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू ऑल दीज अदर स्पीशीज़ एंड अदरवाइज ऑल्सो। वो ये मतलब अगेन ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग को बोलती हैं कि यार ये सेंटर है, जो हमारे थॉट का सेंटर ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ना कि ये कि यार कोई लार्जर आइडिया है रिलीजन, उसके अंडर ह्यूमन बीइंग्स तुम लोगों को इसको फॉलो करना है। नहीं, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। उनके हिसाब से वतन जो लोगों को, ह्यूमन बीइंग को वो करेगा, सर्व करेगा, वही वतन बढ़िया होगा। ह्यूमन बीइंग सेंटर है। इसी से आगे आगे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, डेस्कार्टेस एंड दिस एंड दैट, बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे विजनरीज जिनको हम आज की डेट में पढ़ते हैं, चाहे वो कोपरनिकस हो गए, गैलीलियो हो गए, इवन कोई आप देखोगे कि देयर इज एंडलेस लिस्ट ऑफ पीपल जो रेनेसां से और ह्यूमनिज्म से इंस्पायर हुए। अब ज़रा आप ध्यान से देखो, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, रेनेसां और ह्यूमनिज्म की एक लेगेसी निकल के आई। वो क्या था कि यार जब आप नए तरीके से रीबर्थ कर रहे हो, नए तरीके से सोच रहे हो, कोई भी मूवमेंट जो कल्चरल मूवमेंट चली है वो बाकी जगहों पे भी चलेगी। क्लियर? तो 3-4 जगहों पे हम इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिले।
पहला तो क्या था कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बहुत एक्सप्लोर कर सकता है अपने आप को, बहुत आगे चल सकता है, फिर ये क्यों मान के चलना कि अर्थ इज़ फ्लैट एंड इट एंड्स एट एनाटोलिया या जो भी। चलो फिर ज़रा एक्सप्लोर ही करते हैं, कोई निकल गया कहीं के लिए, कोई निकल गया कहीं के लिए। जोग्राफिकल नए नए आइलैंड्स ढूंढे गए, नए नए कॉन्टिनेंट्स ढूंढे गए, तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी बहुत स्ट्रांग हुई। यूरोप जो है, हम बोलते हैं ना एक्सप्लोरर्स का कॉन्टिनेंट है, वो क्यों है, उनके डीएनए में चीज़ क्यों आई? क्योंकि उनको ये समझ आया कि यार बाहर निकलना होता है, कुएं में नहीं बैठे रहना होता, उसी का मेंढक बन के नहीं रहना होता, एक्सप्लोर करना होता है, पोटेंशियल को बाहर जाके दुनिया और भी है सितारों के आगे, इस तरह से। दूसरी चीज़ क्या थी, हमें पता ही है आज की डेट में पूरी दुनिया को अगर किसी चीज़ की वजह से यूरोप या यूएसए ने एकदम ओवर पार किया, वो क्या है, उनकी साइंस के ऊपर पकड़, ठीक। तो उन्होंने साइंटिफिक जो है ना इन्वेंशंस या डिस्कवरीज, ग्रेविटी डिस्कवर कर दी, ये डिस्कवर कर दिया, अर्थ सोलर सिस्टम हीलियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक नहीं है, दिस एंड दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंडलेस नंबर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, जिससे और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो रेनेसां के टाइम पे क्या हो रहा है, यूरोप अपने आप को, रेनेसां के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या हो रहा है, रेनेसां और ह्यूमनिज्म के इन्फ्लुएंस के अंडर यूरोप अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है। स्टार्ट हुआ एक कल्चरल मूवमेंट से इटली में, पर उस कल्चरल मूवमेंट की, उस समय अब इंटरनेट तो था नहीं कि सब कुछ ओवरनाइट हो जाए, ना न्यूज़पेपर्स थे इस तरह के, ना ट्रांसपोर्टेशन थी। धीरे 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 पूरे यूरोप में क्या हो रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है माइंडसेट के ऊपर लोगों के, बियॉन्ड कल्चर एज वेल। जोग्राफिकल एक्सपेंशन हो रही हैं, साइंटिफिक एक्सपेंशन हो रही हैं। रिलीजन का क्या करना है, रिलीजन के केस में अब क्या करना है, इसको सुनो जरा आप। अब वैसे तो यूरोप बहुत बड़ा है, इसमें एक एरिया है जर्मनी, जिसको मॉडर्न डे में जर्मनी बोलते हैं। अब रिलीजन का क्या करना है पे आप ये समझें कि उस समय पिछले 1200-1500 साल से पोप की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, चर्च की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, जो भी पोप बैठे हैं चर्च में बैठे हैं उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और मतलब सरकार भी उनके हिसाब से चलती है, और इतने सारे सेकुलर चीज़ें भी हैं जो चर्च करता है। सेकुलर चीज़ों का मतलब क्या है कि आओ तुम्हारी शादी हम रजिस्टर कर दें, आज तो आप एसडीएम के पास जाते हो, आओ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन हम कर दें, आओ ये काम हम कर दें। चर्च के पास बहुत पावर है। चर्च और जो पॉलिटिकल पावर्स में जो बैठे हैं उनके बीच में एक बहुत अजीब सा डायनामिक सेट हुआ है कि वो म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। चर्च जिसको सपोर्ट कर देता है वो राजा बन जाता है, राजा जिसको सपोर्ट कर देता है उस पोप की और लेजिटिमेसी बढ़ जाती है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इस तरह से। अब इसमें क्या है कि अब सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब जो ये क्रिटिक्स देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि यार एक सेकेंड, पोप ये बोल रहे हैं, वो बोलते हैं चर्च ये बोल रहा है कि यार एक सेकेंड, जीसस क्राइस्ट आप लोगों के लिए मरे थे, किसके सिन से? जीसस क्राइस्ट ने थोड़ी सिन किया, आप लोगों ने सिन किया, आपकी वजह से जीसस क्राइस्ट जो है वो सूली चढ़े हैं, आपकी वजह से उन्होंने यहाँ पर सूली खाई है, यहाँ पर खाई है, एंड सो ऑन। प्योरीफाई किसके सिन्स हो रहे हैं, माफ़ कौन हो रहा है? आप लोग हो रहे हो। इसका मतलब एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, एक पावर एग्जिस्ट करती है, एक पोतली एग्जिस्ट करती है, जिससे किसी और के जो सिन्स हैं, किसी और के जो गलतियां हैं उसके लिए माफ़ी मिल सकती है। अब आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब अगर मुझे मान लो किसी को इनकरेज करना है, मान लो मुझे किसी को इनकरेज करना है कि अरे काम करो, जाओ ये लोग हैं, ये 10 लोग हैं इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, जाओ इनको मारो, और वो लोग बोलेंगे सर हम मार तो दें, लेकिन है तो वो भी इंसान, उनको मारेंगे तो पाप चढ़ेंगे। मैं उनको बोलूँ टेंशन नहीं लो, मेरे पास में एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से मैं आपके ये वाले पाप जो हैं आपके धुलवा दूंगा, आपको रिडेम्पशन मिल जाएगी, आपकी जो गलतियां वो माफ़ हो जाएंगी, एंड यू शैल फाइंड प्लेस इन द किंगडम, मतलब इन द हेवंस। डोंट वरी, यू विल नॉट बी चार्ज इन द स्पिरिचुअल टर्म्स, यू विल नॉट बी चार्ज फॉर मर्डर, बिकॉज आपने पाप आपके धुल गए। उसके लिए क्या करेंगे, अरे कुछ सेरेमनीज वगैरह करेंगे, टेंशन नहीं लो। अब एक अच्छी चीज़ के लिए या किसी एक अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, बात की बात है, एक पर्पज़ के लिए मैंने लोगों को ऐसे करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे 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 मुझे लगा रहे तो आइडिया ही बहुत सही है, एक काम करते हैं, ट्रेड ऑफ इंडल्जेंस शुरू कर देते हैं या सेल ऑफ इंडल्जेंस शुरू कर देते हैं। कोई भी किसी ने पाप किया है, आ जाओ, माफ़ी करवा देते हैं, प्योरिटी करवा देते हैं, लेकिन पैसे लगेंगे। पैसे लेकर इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दी, क्योंकि और वो क्यों कर पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार वेट अ मिनट, वो है, वो तो अलमाइटी है, लेकिन हम क्या हैं, हम भी तो उनके क्या बोलते हैं उनको, विकर,
हमारे पास में वो पोतली है, वी कैन हेल्प यू। जैसे आप इंडिया में भी देखते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे गॉडमैन होते हैं जो बोलते हैं कि आओ हमने तुम्हारे सारी गलतियाँ, हमारा सीधा कनेक्शन है और आपको हम सीधा क्या बोलते हैं उसको, वो कृपा खुल जाएगी, ठीक, माफ़ी दिलवा देंगे आपको। तो उस तरह का एक कल्चर बनना शुरू हो गया। अब इस तरह का कल्चर बनता जा रहा है और से मान लो मुझे कोई चर्च बनाना है, बहुत बड़ा कैथीड्रल बनाना है, पैसे चाहिए, तो आज सरकार को कुछ काम करना होता है या किसी भी कंपनी को, तो वो क्या करता है कि आईपीओ निकाल देता है कि लाओ भी पैसे दो और फिर ये वाला प्रोजेक्ट चलाएंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या होने लग गया कि आ जाओ पैसे दो, बदले में आपके सिंस जो हैं वो धुल जाएंगे, करेंगे सेरेमनी, बिकॉज हमारे पास में तो पोतली है जिससे सिंस धुल जाते हैं, क्योंकि हम उधर से ही डिसेंट कर रहे हैं, उधर से ही हमारे पास पावर जो है हेवनली पावर आ रही है। कल्चर ये बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो गया। बट जब जिसके पास यही पावर आ गई वो खुद भी बहुत सिंस करेगा। जब पैसे आ जाएंगे, जिसके पास पावर नहीं है, दे आर काइंड ऑफ आस्किंग देम और फोर्सिंग देम टू पे इन काइंड, यू नो व्हाट आई मीन, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जर्मनी विटलैंड में एक पर्सन हुए मार्टिन लूथर। उन्होंने क्या बोला, वो बोलते यार ये क्या करी जा रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। बाकी जगहों पर भी यही हो रहा है, बाकी यूरोप में भी यही हो रहा है, लेकिन बाकी यूरोप में क्या हो रहा है कि हाँ ऐसा है और एक सांठगांठ बनी हुई है। जर्मनी में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन एक पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है। वो बोल रहे हैं यार ये क्या है, ये तो चीज़ से सही नहीं है, और वो बोलते रहते हैं। और जो ये बड़े बड़े एलिट्स होते हैं जो चर्च में पावर में होते हैं वो इग्नोर करते हैं, जैसे कि कभी सभी एलिट्स करते होते हैं किसी नए नए पर्सन को कि यार ये ऐसे ही बोल रहा है। वो तो जब वो दिल्ली में सरकार बना देता है उस दिन टेंशन होती है कि कहीं पंजाब में ना बना दे, ठीक। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े लोग ऐसे इनको इग्नोर करते हैं। एक दिन ये पर्सन क्या करता है, ये जाकर एक चर्च के बाहर एक अपना वो पर्चा लगा देता है कि यार ये लो, ये मेरे 95 क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब दो। पेपर का नाम ही होता है 95 क्वेश्चंस, कि यार ये मेरे 95 क्वेश्चंस हैं, लॉजिक ही नहीं बन रहा, कोई सेंस ही नहीं बना रहा, इनका जवाब दो, मुझसे डिबेट करो आगे, मुझे डिबेट में हरा दो, मैं सारी चीज़ें स्वीकार कर लूँगा। बंदा ऐसे बात लिख देता है। अब यूरोप में, जर्मनी में एक और चीज़ हो रही होती है। जर्मनी में ना छोटे छोटे बहुत सारे और भी फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनको आप प्रिंस बोल सकते हो, थे वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस फ्यूडल लॉर्ड्स जी। उनकी भी इस बात को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार चर्च का ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल है हमारे ऊपर, ना हम शादियाँ रजिस्टर कर सकते, ना हम प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकते, ना हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते। सेकुलर फंक्शन, नॉन रिलीजियस फंक्शंस भी चर्च ही कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के लायक हैं, बस थोड़ा सा रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जगहों पे ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? बाकी जगहों पर मोस्टली सेकुलर फंक्शन ना सरकार कर पा रही थी, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं पर काफ़ी कर पा रही थी, और राजा जो लोग हैं और चर्च है उनमें सेटिंग बेटर थी कंपेयर टू इधर। अब जब ऐसा होता है तो ये बंदा शोर मचाता है पूरा। तो यहाँ पर एक ऐसे ही फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, प्रिंस होते हैं, फ्रेडरिक। वो बोलते हैं बिल्कुल सही बात कर रहा है ये बंदा ना, और मैं इसके सपोर्ट में हूँ, और वो 10 लोगों को और इकट्ठे कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली अगर उस समय की बात हो रही है जिस समय आपने अगर रिलीजन के खिलाफ बोला, धर्म के खिलाफ बोला, तो एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत, फांसी। मिडीवल टाइम्स है, टॉलरेंस नहीं है। इनफैक्ट ईसा मसीह के साथ भी तो यही किया, उन्होंने उस समय के रिलीजन के खिलाफ बोला तो उनको भी ऐसे सूली पे चढ़ा दिया। तो यहाँ पर भी वैसी सिचुएशन है। तो फ्रेडरिक बोलता है कि डिबेट करो यार, ये 95 क्वेश्चंस इसके बहुत सही है भाई, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, GS 1 2 3 4 में आएंगे ये क्वेश्चंस। तो बात तो यार हो जाती है कि सही बात है यार। तो बोलते हैं ठीक है डिबेट रख लेते हैं। फ्रेडरिक बोलता है कि यार लेकिन मेरी एक कंडीशन है, क्या, कि आप इसको बुलाओगे और फिर वहाँ पे डिबेट होगी तो आप इसको मारोगे नहीं। पूरे पैक्ट वैक्ट साइन हो जाते हैं, सब आ जाते हैं, और वहाँ पे पूरी डिबेट होती है। और पूरी डिबेट में फिर भाई पूछता है, लो यार मेरा ये वाला सवाल है, लो इसका एक काउंटर क्वेश्चन, उनका एक सवाल इसके दो जवाब, उसका एक सवाल इसके दो जवाब। इस तरह से प्रॉपर बहुत बढ़िया सिनेरियो चलता है। अब जो चर्च वाले हैं वो भी छोटे लोग तो हैं नहीं, उनको लगता है बेटा पैक्ट ये साइन हुआ है कि इस बिल्डिंग के अंदर जो ये डिबेट हो रही है यहाँ पर तेरी बात सुनी जाएगी और तेरे ऊपर ब्लास्फेमी नहीं लगेगी और तुझे मारा नहीं जाएगा। बट तू बाहर नहीं आएगा क्या? जैसे स्कूल में नहीं छोटे बच्चे करते कि कोई बात नहीं बेटा तू बाहर मिल, वैसे वाली इंटेंशन के साथ में इनको होता है कि यार इसको हमने मार देना बंदे को, तो मार्टिन इसको लूथर को मार देना है। अब ये हो जाती है डिबेट होने के बाद ये पर्सन जा रहा होता है। आपको पता ही है कि क्या होना था इसके साथ, इसको मार देना था।
लेकिन जो फ्रेडरिक है उसको भी पता है कि यार इसके साथ क्या हो जाना है। तो फ्रेडरिक एक बहुत कूल चीज़ करता है, वो क्या करता है, वो खुद ही इसके ऊपर एक थोड़ा सा ना ऐसा वाला अटैक कर देता है, रॉबरी टाइप अटैक हो गया कि जान भी नहीं ली और थोड़ी सी भगदड़ मच गई, 2-4 थप्पड़ थप्पड़ मार दिए। उसके बाद में इसको उठा के अपने कैसल में ले जाता है कि यार देखो इसकी तो जान को खतरा है, और फिर वो कैसल में रहता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है ये वाली मूवमेंट। अगर हम देखें धीरे 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 बहुत स्प्रेड होती है जर्मनी से कि हाँ यार ये बात सही है यार, ये हमारे चर्च का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो रहा है और ये द वे चर्च इज एक्टिंग राइट नाउ, हम इसके विरोध में है। और प्रोटेस्ट करते हैं, ये प्रोटेस्टेंट इसको बोलते हैं कि प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो रिलीजन में यहाँ से आप धीरे धीरे देखोगे, ऑफ कोर्स मतलब इसकी भी अपनी खुद की एक बहुत लंबी ब्रूटैलिटी वाली हिस्ट्री रही है, लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो जो चर्च का कंट्रोल थोड़ा कम हुआ यूरोप में, थोड़ा क्या काफ़ी कम हो गया यूरोप में धीरे 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 धीरे, उसका रीज़न आप इन चीज़ों को बोल सकते हो। अब ये कब की बात है, 1517, 18, 19, 20, 21, उसी टाइम की बातें हैं ये सारी। सो यू सी कि हुआ क्या, ये सब शुरू कहाँ से हुआ, ये सब रेनेसां नहीं है। मेरा कहने का पॉइंट आपको ये था कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि ये सब रेनेसां है, ऐसा नहीं है। रेनेसां ही हम इस तरह से पढ़ते हैं कि 15-16 सेंचुरी में यूरोप में हुआ, ऐसा नहीं है, वो तो उसकी लेगेसी है। रेनेसां तो एक कल्चरल मूवमेंट है जो इटली में शुरू हो गई 12th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में, उस समय चल रही है। बाकी यूरोप में आई भी बाद में 100-200 साल बाद और कंटिन्यू भी फिर लंबा की, एंड मतलब थोड़ा एंड तक की 14-15 सेंचुरी तक। बट है क्या, रेनेसां और ह्यूमनिज्म उसकी एक लेगेसी है जिसमें आपके पास में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, जिसके लिए आपके पास में जोग्राफिकल एक्सपेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई, जिसकी वजह से आपके पास ये रेफॉर्मेशन पीरियड आया। रेफॉर्मेशन पीरियड आप समझ पा रहे हो कि दोबारा किसकी बात हो रही है। अगर किसी ने सवाल ही पूछ लिए कि यार धर्म से आप सवाल पूछ लो, धर्म से अगर आप सवाल पूछ लो तो फिर आप रीज़न लॉजिक के बेस पे धर्म से सवाल पूछोगे, और इवेंचुअली धर्म के पास में कोई और आर्गुमेंट नहीं बचता ये बोलने के अलावा कि जहाँ फेथ आ जाए वहाँ दिमाग नहीं चलता, यही आर्गुमेंट बचता है। लेकिन किसी ने अगर 95 लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछ लिए तो कहाँ रहेगा उसका आंसर्स। तो फिर क्या हुआ, हर जगह पर लॉजिक, हर जगह पर रीज़न, हर जगह पर तर्क वो आना शुरू हो गया। और यही तो बेस है साइंटिफिक टेम्परामेंट का। DPSPs में टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिख के नहीं आएगा। कंट्री जिसमें सवाल पूछने पर मनाही है वहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट आ ही नहीं सकता। बी इट पॉलिटिक्स, बी इट रिलीजन, बी इट साइंस, बी इट एनीथिंग, यू शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चन। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अगर आपको अलाउड है हर चीज़ के ऊपर, तो ही आपकी कंट्री में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। तो वो चीज़ होनी शुरू हो गई। अब इन सब चीज़ों के टाइम पर इटली में क्या हो रहा है, हम वापस आ रहे हैं मैकियावेली पे। मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहेगी अब अगर मैं आपको ये सब ना भी बताता और सिंपली बता देता कि यार इटली मैकियावेली वॉज द चाइल्ड ऑफ रेनेसां पीरियड, तो भी काम चल जाता। बट मेरे को अब तसल्ली रहेगी कि आपको शायद थोड़ा सा क्लैरिटी हुई है। नाउ अब इटली में क्या हो रहा है इस समय पे। इटली में एक तो स्टेट है जिसको मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, पेपल स्टेट, सेंटर की जो स्टेट होगी, रोम एंड दिस एंड दैट। यहाँ पर तो भाई क्लियर चर्च का कंट्रोल है, यहाँ पर कोई रेनेसां भी नहीं आया खास। इटली के बहुत सारे और भी सेंटर्स हैं, रिपब्लिक्स हैं, सिटी स्टेट रिपब्लिक्स हैं यहाँ पर, वेनिस है जैसे, और बहुत सारी हैं। यहाँ पर ही रेनेसां आया था, यहाँ पर ही कल्चरल मूवमेंट आई थी इन सब स्टेट्स में। लेकिन क्या हो रहा है, ये इटली अलग है कंपेयर टू बाकी यूरोप। बाकी यूरोप में एक चीज़ हुई थी, जैसे अगर मैं मान लो ऑस्ट्रिया की बात करूं, स्पेन की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, इस टाइम की, या फ्रांस की बात करूं, बेटर एग्जांपल। एक बड़ा सा राजा है, उसने बहुत सारे राजाओं को छोटे छोटे को अपने साथ में रखा हुआ है और वो कंसोलिडेटेड हैं, उसके पास मेन पावर है और बाकी सब उसको मोटा मोटा उसको मान रहे हैं कि हाँ यार ये बंदा, ये राजा हमसे बड़ा राजा है। इटली में क्या है कि जो रिपब्लिक्स है ना, ये सभी आपस में बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर सा बना हुआ है इनका। तो होता क्या है कि ये इसके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, ये इसके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, ये इसके अगेंस्ट, ये इसके अगेंस्ट, ये इससे मिलके आता है, डील हो जाती है, पता लगता है इसने डील तोड़वा दी, एंड सो ऑन। अब मैकियावेली को आप यहाँ से देखें, मैकियावेली देख रहे हैं कि यार बाकी यूरोप में कंसोलिडेशन हो रही है, बाकी यूरोप में प्रॉपर स्टेट्स बन रही हैं, ऑस्ट्रिया की देख लो, फ्रांस की देख लो, स्पेन की देख लो। पर अगर आप इटली की देखो तो क्या हो रहा है,
वो बोलता है कि यार इटली में देखो तो यार बिल्कुल ऐसे इट्स ब्रोकन इनटू पीसेस। नंबर 1 कंसोलिडेशन ही नहीं है। नंबर 2 उसको ये भी लगता है कि यार मैं ये 2 राजाओं से बात करके आता हूँ, क्योंकि डिप्लोमेट थे, इतनी जगह पूरी दुनिया देखी थी उनको दिमाग खुला था। मैं 2 राजाओं से बात करके आता हूँ, चलो यार हम डील करते हैं। फिर पता लगता है वहाँ से पोप का फ़ोन आ गया, उन्होंने फिर डील ब्रेक कर दी। उनको लगता है चर्च इंटरफेयर ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैकियावेली को लगता है कि यार सुनो, अगर आपने एक प्रॉपर राष्ट्र बनाना है, अगर कंसोलिडेटेड पावर बनानी है, तो सबसे पहली चीज़ तो उनके हिसाब से क्या है कि लोग वर्चुअस तो होने चाहिए और रिलीजन और स्टेट अलग होना चाहिए। स्टेट की इंटरफेरेंस, रिलीजन की इंटरफेरेंस स्टेट में वो बहुत गलत मानते हैं। तो अब आई थिंक कि नाउ दैट यू हैव द प्रेमाइसेस क्लियर कि यार किस समय के थिंकर हैं, क्या हैं, तो आप अब थोड़ा सा बेटर समझ पाएंगे। तो इटली के थिंकर हैं belonging to medieval ages, belonging to the time when medieval ages was coming to an end and modern age was about to start. Modern age का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं कि ये modern times हैं politically speaking, तो हमारा मतलब क्या होता है? हमारा मतलब होता है ideas like ये nation state, एक देश है, नेशन स्टेट है जैसे आज बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी रियासतें हैं, किंगडम्स नहीं है, नेशन स्टेट है। वो नेशन स्टेट्स की कुछ वो भी होती हैं, फीचर्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, ये सब एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी है। रैशनलिज्म एग्जिस्ट करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड एग्जिस्ट करता है, मटीरियलिज्म एग्जिस्ट करता है, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन सेंटर पे है भाई किसी भी चीज़ के। हम नॉर्मली बोलते हैं ना ऐसा कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्यों? क्योंकि यार वो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है। एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक एंड, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, सेंटर है वो किसी भी चीज़ का। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है अच्छा स्टेट को लग रहा है अच्छा इसने गुनाह किया चलो उठा लो, नहीं। ह्यूमन की एक वैल्यू, रैशनलिज्म, लॉजिक, तर्क, ये जो सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, पॉलिटी, आप बेसिक पॉलिटी पढ़ते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो क्या देख रहे होते हैं? वो एक तरह से लॉजिकल इन्फ्रेंस ही तो कर रहे होते हैं, रैशनल, कि यार वेट अ मिनट, अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो फिर आप ये भी नहीं कर सकते, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कर सकते तो आप ये वाला लॉ भी नहीं लेके आ सकते। इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ों को हम मॉडर्निटी के से एसोसिएट करते हैं व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस। नाउ तो ये उस समय के थिंकर हैं जिस समय मिडीवल एजेस खत्म हो रही हैं और मॉडर्न एजेस आ रही हैं। इटली की बात करें तो इटली में आई ऑलरेडी मेंशन किए उस समय के थिंकर हैं फ्लोरेंस के, जहाँ पर डिबाउचरी पूरी पॉलिटिकल एलिट में भरी हुई है, कोर्ट्स में ऑर्जीज चल रही हैं, काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कोई ऐसे थिंग्स आर नॉट गेटिंग डन द वे दे शुड हैव बीन। और उसके बाद में क्या हो रहा है कि मॉरल्स नहीं है कुछ रूलिंग एलिट के, लोगों के मॉरल्स नहीं है, ऑफ कोर्स मतलब करप्शन जो है वो फ्लो कर रही है। चर्च और जो वो है स्टेट है उनका एक बहुत ईवल नेक्सस बना हुआ है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और उस सब चीज़ों में इनको लग रहा है कि यार एक यूनिफाइड इटली बनना पॉसिबल नहीं है अगर ऐसी चीज़ें चलती रही। तो फिर उसके बाद ये अपनी बुक्स लिखते हैं। 2 बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन की थी। एक है प्रिंस और एक है डिस्कोर्सेस। प्रिंस है उन कंट्रीज़ के लिए, इंस्ट्रक्शंस लिखी है उन्होंने। बेसिकली उनका जो काम है, इट्स नॉट लाइक हाउ एरिस्टोटल और प्लेटो और सोक्रेटिस वुड हैव रिटन। इनका काम इज़ मोर लाइक इंस्ट्रक्शन, डूज एंड डोंट्स की फॉर्म में है। तो प्रिंस तो उस राजा को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है जिसकी प्रजा जो है वो वर्चुअस नहीं है अभी, जिसके एरिस्टोक्रेट्स जो हैं दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट दिस स्टेट। सिचुएशन थोड़ी अभी बुरी चल रही है, थोड़ा हल्का सिस्टम चल रहा है, ठीक। ये वो प्रिंस उस के लिए लिखी जा रही है जहाँ पे उस बीजेपी के लिए लिखी जा रही है जिसमें सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, सुषमा स्वराज जी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, अरुण जेटली भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, जसवंत सिंह भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, यशवंत सिन्हा भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, नितिन गडकरी जी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। सभी लोग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, सभी एक दूसरे के अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं। और आडवाणी जी बोल रहे हैं भाई मेन तो मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, ठीक। तो पूरा एक टर्मोइल बना हुआ है पॉलिटिकल। डिस्कोर्सेस उस बीजेपी के लिए लिखी गई है कि अब सबको पता है, या कोई लोग सुधार गए हैं या फिर
बस मान गए हैं कि यार पार्टी छोड़ गए या पार्टी से निकाल दिया कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो भाई एक ही है और अगला कौन होगा जिसको ये बताएंगे। नाउ पार्टी इज वर्चुअस इन दैट सेंस पॉलिटिकली स्पीकिंग। ठीक, तो ये ऑर्डरलेस सिचुएशन के लिए लिखी गई है। ये जब ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया, ये तब के लिए लिखी हुई है बुक। ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, अभी 2 years 2 years अगो ही अभी आपको क्वेश्चन आया, क्रिटिकली एनालाइज मैकियावेलीज थॉट ऑन रिलीजन एंड एथिक्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट एक डनिंग एक थिंकर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट है कि पैराडॉक्स है एक कि एवरीबडी प्रैक्टिसेस मैकियावेलियन पॉलिटिक्स, सब पॉलिटिशियन मैकियावेलियन इन नेचर हैं, पर मानता कोई नहीं, बनते सब गांधीयन है सब मैकियावेलियन। मैकियावेली रियलिस्ट आदमी है, ही इज़ अ रियलिस्ट। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए आइडियली, बेस्ट आइडिया क्या है, परमानेंट गुड क्या है, यू नो वर्च्यू क्या है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़। He is not interested in what ought to be, he is interested in what is। तो इनके जो मेन वर्क्स हैं वो हैं द प्रिंस और दूसरा है डिस्कोर्सेस। ये बात करते हैं रियलिज्म की। इनके ऊपर जो सवाल आएंगे हमें, वो कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी। पहली कुछ इनके ऊपर स्टेटमेंट्स आएंगी, आइडियाज़ मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस कर लिए थे। और दूसरे क्वेश्चन क्या आएंगे कि मैकियावेली के ऊपर अगर किसी ने कोई कमेंट किया हुआ है। ठीक, तो पहली चीज़ आपको समझनी है कि मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर। मैकियावेली बोलते हैं, प्लेटो इन सब की बात, मतलब ऑफ कोर्स वो बोलते हैं कि यार ये रूलर्स को भाई फिलॉसफी नहीं पढ़ानी, रूलर्स को ये लॉजिक वॉजिक नहीं पढ़ाना। रूलर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। इनफैक्ट हिस्ट्री पे तो ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, सो मच सो कि बहुत सारे स्कॉलर्स इनको इसी बात के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा हिस्टोरिसिज्म कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, 100% रिपीट करती है और हिस्ट्री से ही हमें सारा ज्ञान आएगा, और वहाँ से फैक्ट्स उठाते हैं। और ये खुद भी बोलते हैं कि यार ये देखो मेरी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है। लोग बोलते हैं ना मैकियावेली को पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कि ये देखो फैक्ट्स पे बात कर रहा है कि ये देखो तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, बिकॉज हिस्ट्री टेल्स अस। बट साइंस का मतलब सिर्फ फैक्ट्स उठाना नहीं होता। देयर इज मोर टू साइंस देन लाइक यू नो पिकिंग अप द फैक्ट्स। ऑफ कोर्स फैक्ट्स आर पार्ट ऑफ साइंस बट नॉट लिमिटेड टू फैक्ट्स। क्लियर? तो मैकियावेली क्या बोलते हैं, कहते हैं कि यार मैंने ह्यूमन नेचर देख लिया हिस्ट्री में। ह्यूमन नेचर जो है, साइकोलॉजी को और हिस्ट्री को मिक्स करके बोलते हैं कि मैं गया हिस्ट्री में और मैंने हिस्ट्री में ह्यूमन नेचर देख ली है। कल को मतलब कुछ दिनों बाद हम जब कार्ल मार्क्स करेंगे तो आप देखोगे वो भी यही करेंगे। वो बोलेंगे मैं गया हिस्ट्री में और मैंने देख लिया है हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल। तो वैसे ही मैकियावेली बोलते हैं कि मैं गया हिस्ट्री में, मैंने देख ली ह्यूमन नेचर। और इंसान कैसा है, कहते हैं इंसान की नेचर अनचेंज्ड है, एक जैसी रहती है हमेशा। क्या? मैन बाय नेचर आर अनग्रेटफुल। दिवाली मनाने आप अगर चले जाओ तो बच्चे बोलते हैं छोड़ गया बीच में कोर्स। ठीक है? मैन आर बाय नेचर अनग्रेटफुल, डिसीटफुल, कावर्ड, फिकल माइंडेड एंड एवरिशियस। एवरिशियस क्या होता है? बहुत ग्रीडी। ये आदमी को लेकर इनका बहुत नेगेटिव ओपिनियन है मैकियावेली का। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिले हैं कि इतना बिटर फील करते हैं। बोलते हैं कि मैन बाय नेचर आर अनग्रेटफुल, जितना मर्जी कर लो किसी का। उन्होंने फिर बोल देना कि यार मैंने इतना किया, इसका इसने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, तुमने किया क्या है आज तक मेरे लिए। डिसीटफुल, कॉवर्ड, डरपोक है। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी चीज़ें तो मैकियावेली की बहुत सही भी हैं। हम डरपोक हैं, बहुत सारे डिसीजन हम इसलिए नहीं लेते कि हम बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहता। दुख पहुँचेगा तो क्या होगा? आपको डर लग रहा है ना कि किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहते, और वैसे फिर डर लगता ही है। अगर आपके सामने कोई आ जाता है, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, फिर तो डर लगता ही है। तो वो बोलता है कि यार डर, इसका तो फ़ायदा उठाना होता है। डिसीटफुल है, फिकल माइंडेड है, भूल भी जाते हैं। आज की डेट में हम भूल चुके हैं 2G स्कैम, 4G स्कैम, दिस जी स्कैम, दैट जी स्कैम। कल के डेट में हम भूल जाएंगे PM केयर्स फंड, राफेल, दिस दैट। फिकल माइंडेड है और ग्रीडी है। आपको बस थोड़ा थोड़ा क्या करना है, इलेक्शन से पहले सरकारी नौकरों की थोड़ी सी सैलरी बढ़ानी है, PA DA TA वगैरह बढ़ाना है, डाल देंगे वोट। ग्रीडी है, फिकल माइंडेड है, ऐसा लगता है मैकियावेली को, मुझे नहीं। दूसरी चीज़,
इनको लगता है कि मैन इजिली फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर, अ टिपिकल मैन वुड फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर देन द लॉस ऑफ हिज पैट्रिमनी। जो अगर किसी को कोई जायदाद मिलनी थी खानदानी, पिताजी के पास में बहुत सारी धन दौलत थी, एंड इफ समबडी वाज सपोज टू इनहेरिट दैट, तो वाइस प्रिंस क्या करता है, वो बोलता है कि वाइस प्रिंस एग्जीक्यूट्स रेदर देन कन्फिस्केट। मतलब क्या है कि लोग ऐसे हैं कि भाई पैसे के पीर हैं सब लोग, जैसे हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में बोलते हैं कि ये पैसे का पीर है। मतलब क्या है कि अपने फादर की डेथ भूल जाएगा कोई बंदा, पर जो उसके साथ में गई हुई सरकार प्रॉपर्टी ले गई वो नहीं कभी भूलेगा। तो आप देखो कि मैकियावेली मस्ट हैव सीन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल। कैसे वाले लोग देखे होंगे जो उनका ऐसा विचार आ रहा है। वाई डू यू थिंक अ पर्सन वुड फील लाइक दिस, एंड डू यू एग्री कि पीपल आर लाइक दिस? आई डोंट। आप रोड पे चल रहे होते हो, कोई गिर जाता है, आप एकदम से भागते हो उनको उठाने के लिए। आपको कोई उसमें से ऐसा थोड़ी है कि कुछ मिल जाता है। कोई गरीब को आप देखते हो, आपके दिल में एकदम कंपैशन, करुणा भाव निकलता है, आप उसको हेल्प करने की कोशिश करते हो। आप देखते हो स्टूडेंट्स के पास एक्सेस नहीं है अच्छी क्वालिटी एजुकेशन का, जितना आपको पता है आप ट्राई करते हो कि टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज यू शुड इम्पार्ट इट। सड़क पे कोई गिर जाए, कोई आंटी गिर जाए, आप एकदम से अंकल गिर जाए, आप भागोगे। कोई लड़की गिर जाए, आप और जल्दी भागोगे कि मैं ही उठाऊंगा सारे, चाहे आप 4 लोगों को और गिराना पड़े आपको। तो क्या है ये सब कुछ? आई डोंट थिंक कि ह्यूमन बींग्स आर लाइक essentially deceitful, ungrateful, fickle-minded and avaricious, but Machiavelli faced that. Maybe he was exposed to such human beings. इस समय क्या हो रहा है, एक नई ट्रेडिंग क्लास भी इमर्ज कर रही थी। ये वो ट्रेडिंग क्लास है जिनको सिर्फ मुनाफा दिख रहा है, जिसको हम उस समय इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास बोलते हैं। और उस समय इनको वो भी दिख रहा है कि अरे फ्यूडल लॉर्ड्स भी ऐसे होते हैं, आज इसके साथ में कोलैबोरेशन की, कल उसके साथ कोलैबोरेशन की, इसको छोड़ दिया, उसको बैकस्टैप कर दिया, इसको बैकस्टैप कर दिया। तो ये पॉलिटिक्स को ही ये पहले ही क्लैरिफाई करना चाहता है कि यार देखो, ये कोई बहुत इंस्पायरिंग फील्ड नहीं है। अगर आपके बहुत उच्च विचार हैं, उच्च कोटि के विचार हैं, मैकियावेली बोलते हैं, तो फिर आप किसी और फील्ड में जाइए। पॉलिटिक्स में आए हैं तो क्लैरिटी लेके आइए कि इस तरह का होता है इंसान, इनको रूल करना है, इनको मैनेज करना है, इनके साथ डील करना है। ठीक? तो इसलिए अगर आप इस फीलिंग के साथ में आएंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। आप ये नहीं सोचोगे हाँ वो तो मेरा साथ देगा क्योंकि मैंने उसको बहुत फेवर किया है। नहीं, वो बोलेगा कि हाँ यार लोग मुझे प्यार करें। भाई लोगों को प्यार चाहिए ही नहीं, लोगों को डर चाहिए। ये बोल रहे हैं मैन इज कावर्ड बाय नेचर, मैन इज फियरफुल बाय नेचर। लॉ का डर बना के देख कैसे सब फॉलो करेंगे। और ये जिस शहर में मैं रहता हूँ उतना ट्रू है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सो मैनी ऑफ यू आर फ्रॉम अदर सिटीज़। तो चंडीगढ़ है और इसके साथ में ही बिल्कुल, जैसे आप बता भी नहीं सकते हो कि कब हरियाणा लग जाता है, कब पंजाब लग जाता है। सो देयर आर 2 सैटेलाइट टाउन्स। ठीक, हरियाणा का पंचकुला एंड पंजाब का मोहाली एंड चंडीगढ़। यू कैन कॉल इट ऐसे जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इस तरह से। चंडीगढ़ में जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं बिल्कुल साथ में है। इनफैक्ट बहुत सारी मोहाली और इस पंचकुला की ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, prosperity wise अगर आप देखोगे, the kind of houses, the kind of cars, the kind of roads, the kind of physical infrastructure provided by the government, if you look at that, it is superior than many parts of Chandigarh. Yet people are casual about traffic rules, people are casual about so many other things compared to Chandigarh. चंडीगढ़ में आती सबकी ड्राइविंग क्या होता है, सीट बेल्ट भी लग जाएगी, स्पीड भी 60 से कम हो जाएगी, और भी जो 4-5 रूल्स फॉलो करने हैं। जिब्रा क्रॉसिंग के पहले गाड़ियाँ रुकनी शुरू हो जाती हैं। गाड़ी में अगर आपने टिंटेड ग्लासेस हैं आपके, तो चंडीगढ़ में वो वाली गाड़ी नहीं लेके जा रहे हो। ऑन द अदर हैंड कोई दूसरी स्टेट है, जैसे अब चंडीगढ़ वाला कोई पर्सन व्हेन एवर दे गो टू सम अदर स्टेट, या स्पेशली जैसे अब यहाँ पर आसपास में, तो देखते हैं कि यार रॉन्ग आ गया, कोई जैसे मर्जी आ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? इंसान तो वही है, वही यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है। डिफरेंस इज अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, यहाँ पर लॉ का डर है, यहाँ पर डर नहीं है, बात खत्म। तो देख ले भाई, अगर तुझे लगता है कि मॉरल परसुएशन काम करती है तो सबको पता है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। मॉरल परसुएशन कुछ नहीं काम करती। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, लुक एट दिस केस स्टडी। क्या काम कर रहा है? फियर काम कर रहा है। क्लियर? दूसरी चीज, मैन इज फिकल माइंडेड। होगा क्या कि आपने कितने भी आप अच्छे इंसान हो, भूल जाएंगे लोग। मैन बहुत जल्दी अपना, उनको पता लगता है ना, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा। अगले दिन लगा अच्छा लेकिन मैं वो करूँगा तो मुझे वो फ़ायदा होगा।
अगर मैं ये करूँगा तो कल के मेरे वर्ड्स तो चेंज हो जाएंगे, दूसरे पर्सन को नुकसान हो जाएगा, हो जाए। तो ये बोलते हैं कि जो मैन है उसके वीकनेसेस हैं, उसको आपको एक्सप्लॉइट करना है। रूल करते हुए आपको पता लगे कि यार लोग क्या हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, आपको पता है कोई बात नहीं, कल को मैं इनको 4 गुडीज़ दे के मना लूँगा, टेंशन ना लो। इस तरह की आपको साइकोलॉजी पढ़नी है ह्यूमन बींग्स की, ना कि फिलॉसफी पढ़नी शुरू कर देनी है। ग्रीडी तो है ही। तो ग्रीडी होने से क्या है, बोलते हैं ठीक है, लोगों को मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी इनको आती रहेगी, लोग खुश बैठे रहेंगे। अगर आपको अपना रूल कंटिन्यूएशन में चलाना है, अगर आपको अपना रूल कंटिन्यूएशन में चलाना है तो आपको क्या करना है, मटीरियलिस्टिक नीड्स पूरी करनी चाहिए प्रजा की। इन अदर वर्ड्स, पेट्रोल है 60-75 पे ले आओ, करो मर्जी, मौज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो जो बुर्जुआ क्लास है वो क्या करेगी, वो सपोर्ट करेगी आपको अगर आप लोगों को मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी दोगे। तो इस तरह की इनकी सोच है। डू यू एग्री विद हिज सोच और यू डोंट? यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम लाइक कमेंट्स लाइक कि भाई PDF दे दे, ठीक। द पॉइंट इज़ कि आपको ये लेक्चर्स ऐप पे देखने चाहिए, वहाँ पर अब नेक्स्ट वीक से आपको सारे नोट्स आने शुरू हो जाएंगे। सेबाइन एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिनके 1920s में लास्ट एडिशन आई थिंक बुक का आया था। उन्होंने बोला कि मैकियावेली जो है वो बहुत नैरोली लोकेटेड और डेटेड बात कर रहा है। वही मैकियावेली अगर स्विट्ज़रलैंड के बढ़िया से गार्डन्स में पैदा हुआ होता, वही मैकियावेली अगर अच्छे अच्छे लोगों में रह रहा होता, उसको लगता है लोग कितने अच्छे हैं, एंड आई से टू माई सेल्फ व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड मैकियावेली जब हुआ ही एकदम घटिया लोगों में पैदा, और या वही मैकियावेली 1000 साल पहले या 200 साल बाद या 300 साल बाद वाली इटली में पैदा हुआ होता, वेल मैनी ऑफ यू वुड से कि यार इटली कंटिन्यूज टू बी द सेम, बट अगर किसी और जगह पर या कहीं और पैदा हुआ तो शायद उनकी जो असेसमेंट है वो अलग होती। he was like a victim or prisoner of his geography and his space and time. And similarly Sabine also says कि यार ये बोल रहे हैं कि मैंने हिस्ट्री में भी देख लिया ह्यूमन बींग्स हमेशा ऐसे रहे हैं, हमेशा ऐसे रहे हैं, पर ये बोलते हैं ऐसा है नहीं है। बड़ा आया रो मिला था पर, ऐसा बोल रहे हैं सबाइन इनको, ठीक। अब मैं मजाक में बोल रहा हूँ आपको। ये बोलते हैं कि यार सेलेक्टिव यूज ऑफ हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक। ही हैज़ ओवरलुक्ड एग्जाम्पल्स विच आर कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज अंडरस्टैंडिंग। मैंने देख लिया यार ये भी एग्जाम्पल मुझे सेटिस्फाई कर रहा है मेरी अंडरस्टैंडिंग को, ये भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है इसको छोड़ो, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, चलो जी, लोग ऐसे होते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग एग्जाम्पल्स को मैंने ओवरलुक कर लिया और देने लग गया मैं एडवाइजेस कि लोग ऐसे हैं और इनको ऐसे ही लेना है। तो पहली चीज़ आपको समझ आ गई। अब इनकी एडवाइजेस क्या हैं प्रिंस को? ह्यूमन नेचर आपको क्लैरिटी है, बिल्कुल। यूनिवर्सल ईगोइज्म आपको क्लैरिटी है। मैकियावेली की पहली एडवाइस तो ये है कि वाइज प्रिंस एग्जीक्यूट्स रेदर देन कॉन्फिस्केट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोगों की वाइव्स, लोगों की प्रॉपर्टी, जो सरकार है वो उसको इंटैक्ट रखेगी, उसको नहीं हड़प लेगी। वाइव्स हड़पने का कल्चर तो वैसे ही नहीं रहा सरकारों में, ठीक। मतलब ऑफ कोर्स वो बात अलग है कि आपको पता होगा कि पुलिस स्टेशंस में ही रेप्स हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन में ही लोग मर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती है, दिस इज़ नॉट व्हाट सरकार इज़ फॉर। तो ये बोलते हैं कि वाइज प्रिंस डज नॉट कॉन्फिस्केट, ही मे एग्जीक्यूट पीपल। लोग गलती कर रहे हैं मार दो, बट मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी बना के रखो। दूसरा, इट इज़ बेटर फॉर अ प्रिंस टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। कोई ज़रूरत नहीं है ये बुलवाने का कि यार वी लव आवर राजा, वो डरते हैं आपसे बहुत है। और ये क्या बोलते हैं कि यार देखो दो चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स इज़ अ स्टेट क्राफ्ट, और स्टेट क्राफ्ट क्या है? पावर को कैसे मैनेज करना है। पावर कैसी होती है? दो टाइप की, एक हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर। हम बाद में कभी जोसेफ नाई का कॉन्सेप्ट करेंगे, एक आपके एग्जाम में भी आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तो हम बहुत डिटेल में करेंगे। एक होती है हार्ड पावर और एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर क्या है? कोर्जन की पावर। मेरे पास पुलिस है, मेरे पास आर्मी है, मैं लोगों की पिटाई कर देता हूँ, लोग डरते हैं, क्लियर। और सॉफ्ट पावर क्या है? पावर ऑफ अट्रैक्शन। लोग मेरे से मतलब इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, पीपल आर लाइक सो इन ऑ ऑफ मी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें, ठीक, यूएसए के पास में एक तो ये पावर है कि उसके पास सबमरीन्स है जो वो ऑस्ट्रेलिया को भी दे रहा है, और यूएसए के पास क्या है? हॉलीवुड,
यूएसए के पास में क्या है, लास वेगास, यूएसए के पास में क्या है, न्यूयॉर्क, यूएसए के पास में क्या है, मैकडोनल्ड्स एंड केएफसीज एंड दिस एंड दैट सिलिकॉन वैली। कि कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट यूएसए का है तो ऑलरेडी आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई मान लो। व्हाट इज़ दैट? किसी ने आपको कोई सर पे आपके बंदूक नहीं रखता कि ये 5 रुपये का या 10 रुपये का समोसा हम 30 रुपये का मैकडोनल्ड कह के बेचेंगे, तो आप खरीदोगे भी और आप थैंकफुल भी फील करोगे। वो सॉफ्ट पावर है उनकी, पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो मैकियावेली बोलते हैं कि यार ये जो सॉफ्ट पावर है ना, इज नॉट सफिशिएंट। इट इज पावर, मतलब ये है लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल पावर है। प्रिंस शुड नॉट बी रिलक्टेंट इन यूजिंग हार्ड पावर व्हेन इट इज नेसेसरी। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बोला, नॉट टू बी मिसकंस्ट्रूड इन द सेंस कि वो ये बोल रहे हैं कि जाओ भाई जहाँ पे आपको बिना मार पिटाई किए भी काम चल जाए वहाँ पे भी जाके लड़ो। हार्ड पावर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में आपको यूज़ ही नहीं करनी। इनफैक्ट अगर यूज़ भी करनी है तो प्रॉक्सीज के थ्रू यहाँ वहाँ इनडायरेक्टली इसको यूज़ कर लो। ठीक होता क्या है, क्योंकि अगर आप सीधा डायरेक्टली खुद आके हार्ड पावर यूज़ करोगे तो क्या होगा, देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ रिवेंज। ठीक, तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, और मैकियावेली क्या बोलते हैं कि रिवेंज जो है, एक और चीज़, रिवेंज बहुत प्योरेस्ट ऑफ इमोशन है। तो क्यों आपने लोगों को रिवेंजफुल बनाना है? तो प्रॉक्सीज के थ्रू यूज़ करो, फर्स्ट इंस्टेंस में मत यूज़ करो, बट जब आपको पता है तो फिर आप यूज़ करो। लेकिन क्योंकि अब आपको पता है कि रिवेंज बहुत पावरफुल सेंटिमेंट है, और जब किसी को रिवेंज सर पे चढ़ा होता है, जब किसी के अंदर रिवेंज का सेंटिमेंट सबसे ऊपर है, फिर बाकी सारे इंटरेस्ट, सारा बंदा सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे भी चला जाता है। उसको चाहिए होता है कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए सिवाय रिवेंज के, अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं होती। इसलिए अगर कभी हार्ड पावर यूज़ करनी है तो फिर इतने लेवल पर करनी है कि कोई रिवेंज लेने वाला ना बचे, या रिवेंज लेने वाली सिचुएशन ना बचे। ठीक, तो यू अंडरस्टैंड कि मैकियावेली कैसी बातें कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि लोग घटिया हैं, पावर यूज़ करो, जब यूज़ करोगे तो फिर अच्छे से करनी है। प्रिंस मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल अ मैन एज वेल एज द बीस्ट इन द मैन, सब आपको आना चाहिए। क्लियर? नाउ एक और चीज़ जो है प्रिंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रिंस शुड बी अ फॉक्स एंड अ लायन। आपके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए। प्रिंस शुड बी लाइक अ फॉक्स एंड अ लायन। मतलब क्या है, अगर आप लोमड़ी को देखेंगे, फॉक्स को, आप ट्रैप बिछाते हैं तो यूं यूं करके निकल जाती है, ट्रैप में नहीं फंसते, ट्रैप में नहीं फंसते। ऑन द अदर हैंड अगर लायन के ऊपर अटैक कर दें बहुत सारे वुल्व्स, तो क्या होता है, लायन रोर्स, लायन ब्रेव है, ये सीधा लड़ता है, ये बोलता है मेरे को ये सब तिकड़े में लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इधर से भागा उधर से भागा, मैं सीधा बंदे मारता हूँ। लायन को एक क्लैरिटी है। तो आपको ब्रेव तो होना है लायन की तरह, और शातिर, स्मार्ट, वो कैसा होना है, फॉक्स की तरह। इसीलिए बोलते हैं प्रिंस को कि यार वन ऑफ दी लाइक यू नो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फाइनेस्ट बुक्स ऑन स्टेट क्राफ्ट, क्योंकि सीधा सीधा फिलोसफी कुछ नहीं, सीधा सीधा बता रही है राजा को कि ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर। ठीक, अब वाई लाइक अ फॉक्स, वाई लाइक अ फॉक्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, लेट अलोन बाहर के लोग, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, आप ही की पार्टी में, ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी ने उठे और उन्होंने बोला कि यार मुझे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ना, और सबने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी मोदी जी। थिंक अबाउट इट, फ्रॉम आडवाणी जी टू किसी कोई आम कोई जो सांसद रहे होंगे, सबको प्रधानमंत्री बनना था। तो आपको नहीं लगता कि जिस समय गोधरा का इशू चल रहा होगा, जिस समय इतने सारे इशू चल रहे होंगे, कितने तो बीजेपी के लोग होंगे जिन्होंने एविडेंस ढूंढ ढूंढ के न्यूज़पेपर्स में दिए होंगे कि यार किसी तरह इस पर्सन को नीचे लेके आओ, ये नीचे आएगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनूंगा। किसी ने नागपुर के आरएसएस में पूरा जोर लगाया होगा कि मेरे को आरएसएस की बैकिंग हो जाए। किसी ने, अब ऐसा थोड़ी है कि अबानी जी, अदानी जी, मोदी जी के, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग मैं जी क्यों लगा रहा हूँ, मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ सो दैट हम कल को मनमोहन जी भी करेंगे, राहुल जी भी करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम थोड़ा सा इसको इस तरह से ही रखें। तो ऐसा थोड़ी है कि अंबानी या अदानी जो हैं वो मोदी जी के लंगोटिया यार थे, कोई और भी होगा जिसने ट्राई किया होगा कि मैं अपनी तरफ करूं जो एलिट्स हैं हमारी कंट्री के, और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस होंगे। तो किस तरह से इन्होंने ये इंश्योर किया होगा कि लाइक आई हैव सेड अर्लियर कि सुषमा जी, जेटली जी, अरुण, ये नितिन गडकरी जी, एंड दिस एंड दैट, एंडलेस लिस्ट है। भाजपा में एटलीस्ट इनके सेंट्रल की अगर हम बात करें, सभी प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, सभी को लगता था कि हम बन सकते हैं।
उन सब से कैसे इन्होंने फॉक्स की तरह ट्रैप से निकल के सबको साइड पे किया और बने एकदम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन हिज टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक हिज स्किल सेट कि ही हैज़ मैनेज दिस। और ये तो सिर्फ इनर पार्टी की बात है। कांग्रेस भी जो है 10 साल से रूल्स में थी, पावर में थी, वो भी कोई ऐसे थोड़ी आए थे, कल के बच्चे थोड़ी हैं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो कितनी एज थी उनकी, जितने मैक्सिमम पॉलिटिशियंस की एज नहीं है उतना उनका पॉलिटिकल तजुर्बा है मनमोहन सिंह जी का। तो उन सब लोगों को हराना, इलेक्शन मैनेज करना और इतने कंसोलिडेटेड तरीके से करना सिर्फ लाइन बन के नहीं हो सकता, सिर्फ 4 बड़े बड़े भाषण दे के या लड़के नहीं हो सकता, बहुत दिमाग लगेगा कि बिकॉज पीपल आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू। यही चीज़ विद इन पॉलिटिकल पार्टी भी ट्रू है, यही चीज़ देश में भी ट्रू है, यही एज अ नेशन भी ट्रू है। अदर कंट्रीज आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, सो यू हैव टू बी लाइक अ फॉक्स एट द सेम टाइम। कई बार ऐसा होता है कि लोग सीधा ही आ जाते हैं आपसे लड़ने, डायरेक्ट अटैक। जब डायरेक्ट अटैक है, जब थ्रेट्स सीधे सीधे हैं, तो फिर यू हैव टू बी लाइक अ लायन। क्लियर? तो दिस इज व्हाट ही सेज। नाउ नेक्स्ट आता है जिसके ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन भी आया था मैकियावेली का, वो था एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। पुराने टाइमों में एथिक्स जो है और रिलीजन ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाते थे क्योंकि सेम ही जगह से आ रहे थे। तो मैकियावेली यहाँ पर भी एक बहुत नई बात करते हैं। वो बोलते हैं कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये स्टेटमेंट, ये फ्रेज एज इट इज़ आपको GS4 एथिक्स में आया हुआ है, बड़ा सिंपल है। तो ये बोलते हैं कि सबसे जो इनको डिफाइनिंग फीचर हम बोलेंगे वो ये बोलते हैं कि यार ये दो चीज़ों में कोई मेल ही नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप मॉरल रहो या आप इमोरल रहो, मैं बोल रहा हूँ आप नॉन मॉरल रहो। नॉन मॉरल मतलब क्या है? अगर आपका एंड पर्पस है कि यार ये कोई फ्यूडल किंग है, अगर मैं मॉडर्न डे में बात करूं कि कोई देश है और उसने सोच ही लिया है कि यार हमारे, या उस देश के अंदर कोई एजेंसी है उसने सोच ही लिया है कि आपके ऊपर अटैक्स ही करते रहना है, टेररिस्ट अटैक्स ही करते रहना है, या फिर डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करके रखनी है। अब आपको अगर लगता है कि यार मैं एक बार अच्छे से ये इनको सफाया कर रहा हूँ और वो जो रास्ता है उसमें बहुत सारी ह्यूमन लाइफ्स जाएंगी, पर आपका एंड क्या है? एंड है आपका इटर्नल या फिर एटलीस्ट जो 500, 200, 300 साल तक बना रहे ऐसा पीस। तो मैकियावेली को कोई अवर्जन नहीं है उस बात से। मैकियावेली को लगता है कि दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ठीक, तो इसका मतलब ये देखो मैकियावेली क्या करना चाह रहे हैं। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने रेफॉर्मेशन वगैरह क्यों बोला था। व्हाट इज इट ट्राइंग टू डू? एक पर्सन ये बोल रहा है कि पॉलिटिक्स जो है ये अलग चीज़ है, एथिक्स जो है वो अलग चीज़ है। एथिक्स कहाँ से आ रहे हैं? रिलीजन अलग चीज़ है। इसका मतलब पॉलिटिक्स की और रिलीजन की सेपरेशन किन टाइमों की बात हो रही है? जिस समय धीरे धीरे अब रेफॉर्मेशन आ रहा है, धीरे धीरे वो वाला टाइम जिस समय सेकुलरिज्म अब बस आने वाला है दुनिया में। इससे पहले ये बोलने पर ही आपको सजा हो जाए, इससे कुछ साल पहले ये बोलने पर किया स्टेट अलग है, चर्च अलग है, चर्च को बोलो अपना काम करेगा, ये कुछ नहीं है। ठीक, तो ये बोलते हैं कि यार जो पॉलिटिकल आपके एंड है ना, उनको आप क्रिश्चियन मोरालिटी है जो ना कि यार कंपैशन और अच्छाइयाँ और ये वाले जो यार्ड स्टिक आप यूज़ करते हो, इनसे आप यूज़ ही नहीं करोगे, इनसे आप मेजर ही नहीं करोगे। पॉलिटिक्स में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो ये आप किस चीज़ से मेजर करोगे? आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप प्रॉस्परस हो, पीस बना हुआ है, लोग वर्चुअस बन रहे हैं, फाइन। आप कैसे हो इसका कोई मैटर नहीं करता। क्लियर? तो एक्शन उनके हिसाब से करेक्ट है अगर एंड मीट कर रहा है। और रिलीजन और एथिक्स की बात करें तो इसमें भी हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूअल मोरालिटी की इन्होंने बहुत बात की है। ड्यूअल मोरालिटी का मतलब क्या है? अगर खुदा ना खास्ता इंडिया की पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए तो लड़ने किसको जाना है? सिपाही को। लड़ने किसको जाना है? फौजी को। किसको नहीं लड़ने जाना? राजा को। ऑर्डिनरी पीपल में सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल्स, या अदरवाइज इज्जत बेइज्जती की भी जो बात है ना, हम बाई चांस यहाँ पर वी डिस्कस अलॉट, भरत सर, राघव सर एंड ऑल द अदर फैकल्टी मेंबर्स एंड आई,
ट्रस्ट मी, ऑल दी मॉरल वैल्यूज़ आर फॉर मिडिल क्लास ओनली। जो ऊपर के लोग बैठे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, जो ग्राउंड लेवल पे सड़क पे है उसको वैसे कुछ नहीं हो सकता, वो वैसे ही पुश्ड अक्रॉस अगेंस्ट द वॉल। जो सड़क पे बंदा बैठा है उसकी कोई मोरालिटी नहीं है, जो टॉप पे बैठे हैं उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी रिसेंटली हमारे पंजाब के पुराने सीएम साहब, उनसे पूछा गया कि सर अरूसा मैम के ऊपर ऑब्जेक्शंस लगे हैं उनके इंडिया आने पे और उनके ISI लिंक्स में, तो उस पर उन्होंने क्या बोला, वो बोले कि यार मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ उसको थोड़ा वीज़ा वो करो और उसको लेके आओ इधर, लाइक आई नीड हर बाय माई साइड, शी इज़ माई फ्रेंड। और अरूसा मैम भी वहाँ पे बोल रही हैं कि यार हमारा तो यार सोलफुल कनेक्शन है यार, लेकिन तो बिल्कुल फाइन है ना, ये कोई मुद्दा है ना, कुछ गलत कर रहे हैं, हाँ भाई ठीक है राजा साहब है। जो सड़क पे है उसका भी ऐसा ही है। मोरालिटी किसके लिए है? मोरालिटी है मिडिल क्लास के लिए। क्लियर? तो ये बोलते हैं कि प्रिंस कैन नॉट पुट हिज लाइफ इन डेंजर फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल्स। ये बोलते हैं कि ना मैं मोरालिटी सिखा रहा हूँ ना मैं इमोरालिटी सिखा रहा हूँ, मैं तो बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको वो डिसीजन लेने हैं जो बेस्ट इंटरेस्ट में है नेशन के, बेस्ट डिसीजन लेने हैं, मॉरल या इमोरल डिसीजन लेने ही नहीं है। क्लियर? सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो गांधी जी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं, बोलते हैं ही टॉक्स अबाउट प्योरिटी ऑफ मीन्स। गांधी जी सेज कि यार पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन, रिलीजन से उनका मतलब है अच्छाई। गांधी जी अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप, जिस पॉलिटिक्स का ये एंड ही नहीं है कि यार कुछ अच्छा हो जाए, मीन्स ही नहीं है अच्छे, वो डेथ ट्रैप है, आपको बस भ्रम पैदा हो रहा है कि आप कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे। गांधी हैड इज ओन व्यू पॉइंट। वो गांधी जी को लगता था कि यार बबूल का पेड़ लगा के तुम गुलाब थोड़ी उगा लोगे। ठीक? राइट एंड थ्रू अनफेयर मीन्स, ये कुछ होता ही नहीं है। हम इमैनुअल कांट के व्यूज़ करेंगे आगे जाकर, तो यू विल सी कि हाँ थोड़ा डिटेल में। देन मैकियावेली ऑन रिलीजन। रिलीजन को भी ये बहुत यूटिलिटेरियन, उपयोगिता के हिसाब से देखते हैं। अब यार आप खुद सोचें, ये उस समय के टाइम्स हैं जो मैंने आपको समझाए। इन्होंने देखा होगा कि यार ये डिप्लोमेट थे। इफ़ यू आर अ डिप्लोमेट यू हैव क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द किंग एंड किंग हैज़ क्लोज प्रॉक्सिमिटीज विद दोज हु आर सिटिंग इन चर्च। तो क्या होगा? आपको लगेगा कि अरे यार इनके लिए तो मैं तो ऐसे ही झुका जा रहा था और मैं तो दंडवत प्रणाम करता था एंड आई वाज लाइक लिटरली बाउंड डाउन टू देम, और ये तो किंग के पास बैठ के यार सही जोक कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। और ठीक है यार, मतलब ठीक है मैं जानता हूँ, मतलब व्हेन यू गेट टू नो देम यूर लाइक कि यार ओके कुछ ऐसा है नहीं है रिवर करने वाला। तो ये डिप्लोमेट जो है वो ऐसा ही हो जाएगा। यही चीज़ इधर हो गई। इनको लगता है कि यार रिलीजन जो है ये एक इसका यूज़ है क्या, लोगों को डिसिप्लिन बनाने के लिए। तो इसलिए प्रिंस को क्या नहीं करना या इस किंग को क्या नहीं करना, डोंट अपीयर एज इरिलीजियस और एंटी रिलीजन। ऐसा मत बोलना कि लोग बोल रहे हैं कि सर ईद है तो आप बोला मैं नहीं मानता, कोई बोले सर दिवाली है बोला मैं नहीं मानता। दिवाली पे भी ट्वीट कर देना है, सारे भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। ईद पर भी कर देना है, गुरुपुरब पे भी कर देना है और क्रिसमस पे भी कर देना। अपने ट्वीट्स करो। अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा फंक्शन रखा है वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट भी कर दो, वहाँ पर जाकर जो रिबन काटना है वो काट दो, एक अच्छा सा भाषण भी दे दो, बट रिलीजियस नहीं हो जाना। ये लोगों के लिए बनी हुई चीज़ें हैं। ही वॉज अगेंस्ट द इंटर, और इनको डिक्टेट भी नहीं करने देना, सरकार कैसे चलाएंगे ये नहीं बताएंगे रिलीजियस लोग। ही वॉज अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ चर्च इन पॉलिटिक्स, और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि उनको लग रहा था कि यार कमाल है इनकी वजह से इटली यूनिफाई नहीं हो पा रहा। ठीक? तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये उनको हिपोक्रेट भी बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि यार मैं, और वो ही इज़ वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट कि हाँ भाई ऐसा ही है, कोल्ड ब्लडेड मैन बना रहे हैं उसको। ये बोलते हैं कि एक चीज़ लेकिन मेरे को उनकी सही लगती है, ये बोलते हैं कि मैकियावेली सजेस्ट करते हैं प्रिंस को कि अगर आपको मिलने नोबिलिटी आई है, मान लो मैं प्रिंस हूँ और मैं बैठा हूँ, मुझे मिलने कोई बहुत बड़ा आदमी आया है या मुझे मिलने आम जनता आई है, मैकियावेली सजेस्ट दैट प्रिंस शुड गिव प्रेफरेंस टू कॉमन मैन ओवर नोबल्स। आपको आम जनता अपने साथ लगा के रखनी है। कुछ खास मतलब ट्रस्ट में इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत खतरनाक दिख रहा है आजकल। आम जनता आपके साथ में लगी होनी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो अपने आप को नोबिलिटी बताते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं इतनी खास। क्यों? क्योंकि ये नोबिलिटी है ना, इनमें कॉन्फिडेंस है। क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस है ना, ये तुम्हें कल को चैलेंज भी कर सकते हैं। इनकी पावर ज़्यादा बढ़ने नहीं देनी।
कॉमन मैन साथ में लगा के रखो, उनकी लिमिटेड सी एस्पिरेशन है, किसी को अपने बेटे को सरकारी नौकरी लगवानी है, किसी को ट्यूबवेल पे लगवाना है, किसी को यूनिवर्सिटी में करवाना है, ठीक। तो ये बोलते हैं कि सुनो भाई ऐसा है, आपको ये जो है नोबिलिटी, इसके ऊपर कॉमन पब्लिक को, वो तुमसे डरे भी, तुम्हारे पीछे भी लगे हुए हों, ठीक, उस तरह से अपने साथ लगा के रखना है। तो यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्योरली पॉलिटिकल एडवाइजेस दे रहे हैं। एंड we've talked in greatest details about another thing in the last class कि he gives preference to nationalist army compared to mercenaries। पहले ये काफ़ी कल्चर होता था कि आप हायर कर लेते थे फौजी, पैसे दिए और आपने फौज को हायर कर लिया। इनफैक्ट ऑटोमन एम्पायर जो आई थिंक 1452 में कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल का भी वन ऑफ द रीजंस क्या था कि मर्सनरीज लेके लड़ रहे थे। वो जो बंदा किसी एम के साथ लड़ रहा है, किसी चीज़ के साथ लड़ रहा है, किसी आइडिया के साथ में, आप तालिबान में देख लो उनको, वो कोई किराए के तो नहीं थे, वो बस लगे हुए थे, लड़ रहे थे। एक दिन यूएस से चला गया बस। तो मैकियावेली इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि सोल्जर्स ऑन हायर की जगह किराए के फौजी नहीं रखने हैं, अपने बंदों से लड़ना है, अपने ही बाजुओं से ही लड़ाई होती है, किराए से नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी को लेके मैकियावेली का क्या विचार था? व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, ये भी मॉडर्न डे में अगर आप देखेंगे तो चाइना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है इसको। ही वॉज ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, एक्सपैंड करना है। ये बोलते थे कि यार क्या है, स्टेट जो है या वो एक्सपैंड करती है या वो पेरिश कर जाती है। अगर तो आपने लैंड एक्वायर किया है उन लोगों का जिनका कल्चर, जिनकी भाषा, जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती है, फिर तो ठीक है, आपके अपने हो गए, ठीक। तो क्या है, बस फिर बात पूरी है। उनको बोलो आज से तुम्हें भी हमारा पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर डिफरेंट कल्चर है तो क्या करो, जो पूरा यूरोप करता है कि वहीं के फिर जो हैं कोई प्रॉक्सीज, कोई लेफ्टिनेंट्स, इन सबको लगा दो उनकी जगह पर और उस हिसाब से वो चलता रहेगा। तो इस तरह के वो बहुत सारे एडवाइजेस देते हैं प्रिंस को मैकियावेली। एक और एडवाइस जो वो देते हैं वो ये बोलते हैं कि करप्शन रोकना बहुत ज़रूरी है, करप्शन रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इनका एक स्टेटमेंट है कि ऑफ देम वेज ऑफ एम्बेजलमेंट आर 40। मतलब क्या है, ये मैं इन सब के मैं आपको आंसर्स दूंगा। मैं अभी आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब वो क्वेश्चन इनकाउंटर करो तो आपको पता लगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। ये बोलते हैं कि लिस्ट देते हैं कि 40 तरीके हैं चोरियां करने के। कोई कम तोल के चोरी कर सकता है, कोई आपके राज्य में, कोई पैसे ही आपकी ट्रेजरी से चुरा सकता है, कोई फेक करेंसी के थ्रू चुरा सकता है। तो ही गिव्स द लिस्ट ऑफ 40 थिंग्स कि इस तरह से एम्बेजलमेंट हो सकती है और आपको उनको रोकना है। चाणक्य की जो एक किताब है अर्थशास्त्र, वो भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात करती है। तो चाणक्य और इनमें मैकियावेली में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, प्रॉब्ली बिकॉज चाणक्य वाज आल्सो डीलिंग विद द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। छोटा इंडिया बटा हुआ है, बाहर से अटैक्स हो रहे हैं और लोगों को अपना सेल्फ सेंटर्ड हैं सारे के सारे लोग। तो उस समय उनको भी लगता है कि मेरे को कंसोलिडेटेड एक पावर बनानी है। तो हिज इंस्ट्रक्शंस टू द प्रिंस आर वेरी सिमिलर टू चाणक्य's इंस्ट्रक्शन टू हिज किंग्स, तो सिमिलर है। इनफैक्ट मैकियावेली एक और बात बोलते हैं जिस पे हम कंक्लूड करते हैं। मैकियावेली बोलते हैं कि यार आपने सब कुछ कर लिया, आप फॉक्स भी थे, आप लायन भी थे, आपने करप्शन भी रोक ली, आप बहुत मतलब लोग आपसे डरते भी हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में चल रहा है। बट एक चीज़ और है जो शायद आपके कंट्रोल में ना भी हो, वो क्या है? बैड लक, किस्मत। वैसे तो ये ज़्यादा उसको मानते नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि फॉर्चून ना भी फेवर करे, तब क्या करना है? सो ही सेज कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं, बैड टाइम्स उनमें से एक है। और एक चीज़ लेकिन मैं आपको बैड टाइम्स के बारे में बता सकता हूँ कि जब बैड टाइम्स आते हैं तो वो आइसोलेशन में, इन सिलो नहीं आते, वो चारों तरफ से ही आते हैं। वहाँ पे पता लगा प्रीलिम्स भी फेल हो गया, गर्लफ्रेंड भी भाग गई, हेल्थ में भी थोड़ा सा हिल गया सिस्टम, एक जो बैकअप प्लान था जॉब का वो भी नहीं हो रहा, पूरा का पूरा पेपर भी डिले हो गया, बुरा टाइम आया तो चारों तरफ से आया। अब क्या करना है? ये बोलते हैं कि लक कैसा है? लक है जो वो एक वुमन की तरह है। वुमन क्या करती है? वो कुछ भी बोले उसको खाल ड्रोगो बहुत पसंद आता है, गेम्स ऑफ थ्रोन्स वाला। क्यों? वो ब्रेव है, वो बोलता कम हियर माय क्वीन, ऐसे वाला। तो ये बोलते हैं कि वुमेन जो है, वुमेन एम्ब्रेस ब्रेव मैन। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाए, सिचुएशन पूरी ख़राब है,
एक चीज़ याद रखना, ब्रेवरी नहीं त्यागनी है, कॉवर्ड नहीं बनना है, एफर्ट्स करने नहीं बंद करने हैं, ठीक। आपको जो भी गम की फ्लड्स आए, आपको अपने पूरा इससे वो लेके खड़े रहना है और देखना, दिस टू शैल पास. With this, I'll conclude today's lecture. I'll see you in next lecture with my commentary on Thomas Hobbes. Take care.